This University of Engineering. conference will now be recorded. जी जी सॉरी, दोबारा से Now, बताएं। जी, I have done B in electronics from Mehran University of Engineering and Technology, Jamshoro. कब किया आपने? In 2009. अच्छा माशाल्लाह, यू आर लगते बड़े यंग है और आपने तो काफी एक्सपीरियंस्ड आदमी है यार। जी जी। 2016 से nowadays I am working as an assistant in military engineering services Pakistan. अच्छा, MES सिंध में ही है या MES इधर पंजाब में है? MES पूरे पाकिस्तान में है सर। नहीं, आपकी पोस्टिंग कहाँ पे है? मेरी पोस्टिंग बलूचिस्तान में है। राइट नाउ आई एम एट गवादर। अच्छा, आप गवादर में हो? जी। अच्छा, यू आर इन गवादर। बिल्कुल ठीक है। सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या रिस्क मैनेजमेंट, इसके हवाले से क्या आपकी जो रिक्वायरमेंट या अंडरस्टैंडिंग या मतलब ये सेशन को लेने का क्या मतलब आप की गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? यही तो एक चीज के नई चीज सीखने को मिलेगी, क्योंकि इसके हवाले से मुझे कुछ इतना मालूमात नहीं है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से। लेकिन ये कि क्योंकि बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब, तो मैनेजमेंट में क्या चीज जो है बंदे को करनी चाहिए या कौन से रिस्क हो सकते हैं, तो कुछ सीखने को मिलेगा सर। ठीक, एक सेकंड। जी कॉल ले लें आप। जी ठीक है, आ रहा हूँ सर। मैं कैन आई ज्वाइन इन फ्यू मोमेंट्स सर? जी प्लीज। ओके, थैंक यू सर। हमारे पास कोई जवाब नहीं है। ऐसा तो आ गया, आवाज नहीं आ रही। तो वो भी मेरे से अपना निजाम होगा ना। जी अस्सलाम वालेकुम लतीफ साहब, आपको आवाज आ रही है? आर यू विद अस? जी अस्सलाम वालेकुम लतीफ साहब, आपको आवाज आ रही है? आर यू विद अस जी? अच्छा, मोहम्मद महमूद अयाज चौधरी साहब, अयाज आप साथ हैं? आपको आवाज आ रही है? हेलो जी सर, आ रही है आवाज।
जी अच्छा चलें, दैट्स गुड। आपकी एक्चुअली कनेक्टिविटी, और अभी काइंडली कोशिश ये भी कीजिएगा अगर आप अपना लैपटॉप का कैमरा ओपन कर सके, सो दैट हमारी एक फेस टू फेस इंटरेक्शन थोड़ी सी हो जाए। सो दिस इज वेरी, ट्रेनर के लिए ये बहुत ज्यादा जो है ना वो कंफर्टेबल होता है कि मैं मतलब जब भी किसी से भी बात कर रहा हूँ, सो आई विल बी एबल कि मैं मतलब आप लोगों के एक्सप्रेशंस और चीजों को भी नोट कर सकूं, ठीक है? सो ये अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो जरूर ओपन कीजिएगा। Okay, sir. ओके In the start, I have a problem of connectivity, and now it's connected. But I am on my cell phone, not on my laptop. ठीक है, Okay, I will try, inshallah. ओके, नो इशू एट ऑल, नो इशू यार, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. जी कासिम अली जोहेब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, क्या हाल है कासिम साहब, ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है जी, बिल्कुल ठीक ठाक। सॉरी एक्चुअली आज वो जूम हमारा वो उसमें थोड़ा सा इशू आ गया, इसलिए हमें वो चेंज करना पड़ा अपना जो सा है मीडियम। सो अब हम गो टू मीटिंग पे लेके आए हैं, और इसमें आप आई होप कि हमारी आवाज और तक आपको क्लैरिटी ठीक है, राइट? नहीं, नो प्रॉब्लम, वी कंप्लीटली अंडरस्टैंड, कोई इशू नहीं सर, और बिल्कुल परफेक्टली फाइन आ रहा है। अच्छा कासिम, आप काइंडली जरा अपना बेसिक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताइएगा, आपका मतलब क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड व्हाट यू आर seeking out of this session, and what is your any goal related to project management, risk management के हवाले से आपकी क्या requirements हैं? मैं अपना थोड़ा बैकग्राउंड आपको बता दूं। आई डन माई MBA फ्रॉम फास्ट, एंड चौधरी साहब वाज माय टीचर एंड मेंटोर, एंड उसके बाद 2011 में मैंने अपना MBA मुकम्मल किया था, एंड उसके बाद मैंने कोई 8 इयर्स डेयरी फार्मिंग की है, एंड उसके बाद I've run a distribution network, and at the moment I'm working as a general manager in a factory in Hatar, Hedri Plywood Industries. जनरल मैनेजर कहाँ पे आप? Hedri Plywood Industries, it's in Hatar. अच्छा, हतार में, हैदरी इंडस्ट्रीज में, राइट? जी, Hedri Plywood. तो एमबीए के बाद आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग स्टॉप हो गई थी, ठीक है? Yes. अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक, बिल्कुल। और आप माशाल्लाह काफी इस्लामिक लाइन पे भी चले गए थे एमबीए के बाद। नहीं, मैं पहले से हूँ, नॉट MBA, बट सिंस जब से बालिग हुआ उस वक्त से इसी तरह। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपकी तमाम इबादत को कबूल करे, और अल्लाह ताला हमें भी और इस लाइन पे और इन चीजों पे अमल करने की तौफीक दे। बहुत शुक्रिया कासिम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी अयाज, काइंडली आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकेंगे प्लीज? Ji sir, I'm basically working in education sector. Basically, first of all, I started teaching in late 90s, and then in 2001 I started my own education system, and that's at ICRA International Education System in Rawalpindi. And then so on, I'm doing it, and now we are going to open franchise system and all over the Pakistan, and we also have our training department. So that's it. So जी अयाज, आपको आवाज आ रही है? जी सर, अब आ रही है, पहले कनेक्ट नहीं था, ड्रॉप हो गया था। ओके जी, प्लीज बताइए, आप अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन बताइएगा प्लीज। सर मैं बेसिकली एजुकेशन सेक्टर से ही हूँ, और पहले तो स्टार्ट माय करियर इन
97, 98 as a teacher, and in 2003 I've started my own education system, and that's it. That ICRA International Education System in Lalazar Rawalpindi. एंड उस वक्त से मैं स्कूलिंग के साथ ही हूँ इसमें, डिफरेंट ब्रांचेस और फिर फ्रेंचाइज सिस्टम और फिर ट्रेनिंग डिपार्टमेंट और ऑल दीज थिंग्स, बेसिकली टीचर्स ट्रेनिंग एंड जो मेरा जो मेन डोमेन है। और इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट और आर्ट्स, बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स इसमें आपको पता है कि एजुकेशन सेक्टर में जो भी प्रोजेक्ट्स आते हैं सारे, तो उसको डील करता हूँ। तो ठीक है, जी ओके, चलें। Thank you very much, Ayaz. Now, if Latif is available, if he can share his introduction so that if we can start our today's session, और हम इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। चलें। Let me introduce myself, my dear gentlemen. My name is Ahmed Malik. I am basically ex-deputy director from Defense Organization, and basically my qualification part is I am professionally telecom engineer. My master's is in project management, और मैंने कॉमसेट से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मास्टर्स किया हुआ जी। और फिर मेरे पास 2 इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस हैं। आप लोगों में से काफी लोगों ने पीएमपी का या पीजीएमपी का शायद नाम सुना हो। आई एम पीएमपी सर्टिफाइड फ्रॉम पीएमआई यूएसए एज वेल, एंड आई एम पीजीएमपी सर्टिफाइड एज वेल। सो मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की फील्ड से ही ज्यादा मुंसलिक हूँ। मेरा तकरीबन 15 प्लस इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इन डिफरेंट सेक्टर्स, प्लस कुछ क्वालिफिकेशन के अंदर आईएसओ की सर्टिफिकेशंस हैं, और मतलब ये बट मेरी कोर लाइन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। सो दोज ऑफ यू नो अबाउट द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट and they are working on it, they must know about the PMP certification, and some of you might know about the PGMP certification, which is the higher grade of the PMP, that is Program Management Professional. So basically मेरी जो सा है जॉब और एक्सपीरियंस लाइन है, I started my career with one of the defense organization and worked for 10 years as deputy director, project manager, and after that I started my own consultancies on project management. मैं currently पाकिस्तान के अंदर मेजर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डोमेन को ही देख रहा हूँ, और इसमें हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सर्टिफिकेशंस, कंसल्टेंसीज हम लोग बेसिकली मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ बेसिकली इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, एंड देयर आर सम अदर एरियाज, वो हम इंशाल्लाह किसी और सेशंस में या डिस्कशन में आई ब्रीफ यू ऑन इट कि व्हाट वी आर डूइंग। अच्छा जी, फिर उसके बाद आज का जो हमारा सेशन जी तैयबा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? आपका माइक अनम्यूट हुआ था। नो सर, वो मेरा गलती से हाथ लगा था। चले, तो ये बेसिकली मेरा जो है ना एक बेसिक इंट्रोडक्शन, मेरी क्वालिफिकेशन और इसके हवाले से आप लोग इस सेशन का पार्ट हैं। अगर किसी का कोई स्पेसिफिक क्यूरी है अपनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से, रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को एज ए जो सा है अपनी प्रोफेशन बनाने के हवाले से, दे कैन डू आस्क मी इन टुडेज सेशन, और मतलब आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। साकिब प्रोबेबली विल शेयर माय नंबर्स, और उन्होंने शायद आपको प्रोफाइल वगैरह भी शेयर किया होगा। अदरवाइज यू कैन फाइंड मी ऑन द लिंक्डइन एज वेल. So if you have any query or any discussion or any guideline you want, because I am working on this area quite in detail, so you can discuss it with me. So before moving to the project risk management, first I need your understanding about the project. That what are your understanding, how we can define the project? Project किसको कहते हैं? How we can define it? जी मुझे इस पे बताएंगे कासिम। कासिम, what is project actually? How we can define it? जी कासिम बताइए। कर दिए मैंने, ऑन है, ऑन है।
जी जी कासिम, आवाज नहीं आ रही आप। अच्छा, इसमें आई। कासिम आपकी आवाज वो रिवर्ट हो रही है, आपने शायद जो है ना उसमें वो लगाया हुआ है माइक या वो लगाया, शायद इस वजह से आवाज आपकी ठीक नहीं आ रही। आप इसको एक दफा रीज्वाइन करें। ओके जी, अभी बताएंगे महमूद अयाज चौधरी साहब, व्हाट इज प्रोजेक्ट। महमूद, प्रोजेक्ट किसको कहते हैं? Sir, basically, I think so. Project is a set of activities which you plan to execute any of your objective, to achieve your objective. When you execute these activities to achieve that objective, and you plan these activities to achieve that objective. Basically, ठीक है, थैंक यू अयाज, थैंक यू। जी कासिम। जी, आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है तो जी बताइए, व्हाट इज प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट मेरे ख्याल से समथिंग के अभी कंपनी कुछ चीज प्लान करती है, कुछ कोई एम्स होते हैं, कोई गोल्स होते हैं, उस गोल को अचीव करने के लिए आप कुछ प्रोजेक्ट्स इनिशिएट करते हो, कुछ चीज इनिशिएट करते हो, उसकी पूरी प्लानिंग होती है। तो बेसिकली उस एम को, गोल को अचीव करने के लिए जो भी आपकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन होती है उसको प्रोजेक्ट कहते हैं। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। जी तैयबा, आप इसको प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर सकती हैं? आर यू इन अ कैपेसिटी के थोड़ा प्रोजेक्ट को डिफाइन कर सकें? या आप माइक म्यूट कर लीजिएगा कासिम। जी मिस तैयबा, कैन यू ब्रीफ अबाउट द प्रोजेक्ट और अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन भी हमें बताएं। अच्छा जी। सो बेसिकली जी, अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम तैयबा है और बेसिकली मैंने एमबीए किया हुआ है इन फाइनेंस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इससे मतलब मुझे इतना कोई नॉलेज नहीं है, बट ये आई थिंक सो प्रोजेक्ट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आते हैं तो उस पर काम किया जाता है मे बी, और मुझे इसके बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है। आई रियली सॉरी सर। तो आपका कितने इयर्स का एक्सपीरियंस है अभी एमबीए फाइनेंस के बाद? आर यू डूइंग जॉब समवेयर? नो सर, अभी मेरा कंप्लीट हुआ है, अभी मंथ होने लगा है, तो मैंने कोई एक्सपीरियंस नहीं लिया, कोई इंटर्नशिप नहीं ली, कुछ भी नहीं। वेरी गुड, चलें ठीक है तैयबा, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, प्रोजेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट एक्चुअली, प्रोजेक्ट हमारी डिफरेंट कॉनोटेशंस हैं। हम समझते हैं कि प्रोजेक्ट जो सा है, अगर हमने कोई अपना मैं आप लोगों को बहुत प्रोफेशनली आपके माइंड प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मेरी बात ध्यान में रखें। सो आपने माइंड में जो भी आपके, मैं इसलिए क्वेश्चन पहले पूछता हूँ ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट माइंड में है वो टेबल करें, और फिर उसके बाद मैं आपको उसकी एक एक्चुअल कॉनोटेशन जो उनसे मार्केट में जो प्रोजेक्ट के बारे में वो बताऊं। तो हम लोग कहते हैं कि यार किसी भी काम को आप प्रोजेक्ट कह लें। आपने मिसाल के तौर पे आपने कोई अपना घर शिफ्ट करना है एक जगह से लेके दूसरी जगह पे, आप कहें ये प्रोजेक्ट है। आप कहें कि यार अच्छा मैंने जो है ना कोई ऑफिस का काम कंप्लीट करना है, एक डॉक्यूमेंट बनाना है, ये एक प्रोजेक्ट है। मैं कहूँ कि यार मेरी जो सी है फॉर एग्जांपल मैंने एक और सिटी में मूव करना है, ये एक प्रोजेक्ट है। बट एक्चुअली दिस इज नॉट अ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट किसको कहते हैं? प्रोजेक्ट इज समथिंग दैट हैज एटलीस्ट ग्रुप ऑफ पीपल दैट हैज सम वर्क टू डू, यानी वर्क टू डू का मतलब है उसमें देयर कुड बी नंबर ऑफ एक्टिविटीज, फिर उसमें आपकी जो है ना लोग इन्वॉल्व हों, उसके अंदर बजट्स इन्वॉल्व हों, उसके अंदर इन शॉर्ट प्रोजेक्ट उसको कंसिडर किया जाना चाहिए जो कि एटलीस्ट 4 वीक्स ड्यूरेशन की एक्टिविटीज हों। अगर मैं कहूं कि यार मैंने अपनी कंपनी की वेबसाइट पे लोगो को चेंज करना है,
या मैंने कोई ऐसा रूटीन का काम करना है, हम इसी तरीके से प्रोजेक्ट और ऑपरेशंस को डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट आर प्रोजेक्ट्स एंड व्हाट आर ऑपरेशंस। अब आप लोगों को यही होगा कि अगर ये चीजें प्रोजेक्ट नहीं है तो फिर प्रोजेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट क्या वो ऑपरेशंस की बात कर रहा हूं या मैं प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूं? सो ये जो डेली रूटीन की जो स्मॉल एक्टिविटीज हैं, फिर स्मॉल एक्टिविटीज के बाद रेकरिंग एक्टिविटीज हैं, दीज आर नोन एज ऑपरेशंस। ऑपरेशंस किसको कहते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल हम डेली किसी बेकरी से मतलब हम सुबह ब्रेकफास्ट लेने जाते हैं, या बेकरी इटसेल्फ डेली अपनी बेकरी प्रोडक्ट्स बनाती है। सो क्या है वो प्रोडक्ट्स? वो सेम प्रोडक्ट्स हैं, देयर इज नथिंग यूनिकनेस इन दैट। सो वो सारी की सारी जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं, दोज आर बेसिकली आपकी रेकरिंग एक्टिविटीज के बाद एक चीज हो रही है, सो दोज आर नोन एज ऑपरेशंस। ठीक है, उसको ऑपरेशंस कहते हैं। बट ऑन द अदर साइड प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है फॉर एवरी एक्टिविटी देयर शुड बी अ यूनिकनेस इन इट। अच्छा, क्या प्रोजेक्ट है? मैं कहता हूं कि यार मैंने एक अपना चलो घर को छोड़ते हैं, हम इसी बेकरी को ले लेते हैं। हमने एक बेकरी बनानी है। बेकरी का क्या मतलब है? हमने कोई गोरमे की बेकरी या तहजीब की बेकरी या राहत बेकरी, हमने कोई एक फ्रेंचाइज ओपन करनी है जेहलम में। जेहलम में वो राहत या कोई अच्छा स्टैंडर्ड की बेकरी नहीं है। सो वी सी कि यार वहां पे स्कोप भी है, वहां पे लोग इसकी डिमांड भी कर रहे हैं। सो लेट्स सी कि हम इसको किस तरीके से हम जाते हैं, हम वहां पे कोई जगह ढूंढते हैं कि कहाँ पे हमें इस बेकरी को ओपन करना है। फिर जगह डिसाइड होती है, फिर उसकी लैंड एक्विजिशन शुरू होती है। लैंड एक्विजिशन शुरू होती है, फिर आपकी लैंड जब एक्वायर्ड हो जाती है, उसके बाद आप वहां पे लोकल अप्रूवल्स लेते हैं अथॉरिटी से। जब आपको अथॉरिटीज से अप्रूवल मिल जाते हैं, आपका डिजाइन फाइनलाइज हो जाता है, डिजाइन का अप्रूवल मिल जाता है। अब मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ 4 5 6 एक्टिविटीज बताई हैं। क्या इसमें कोई भी एक एक्टिविटीज वो थी जो पहले भी रिपीट हो रही है? नहीं थी, वो सारी डिफरेंट एक्टिविटीज थी। सो इन डिफरेंट एक्टिविटीज को प्रोजेक्ट कहा जाता है। इन हर एक्टिविटी एक दूसरे से यूनिक होनी चाहिए। तो इसको क्या कहते हैं? दैट प्रोजेक्ट इज अ टेम्परेरी, यानी कि ये प्रोजेक्ट हमेशा टेम्परेरी होता है, ऑपरेशंस हमेशा ऑन गोइंग होता है। So project is a temporary endeavor undertaken to create unique product, service or any result। और अब देखो, हमने ये बेकरी का एक डिसाइड किया कि हमने एक बेकरी को स्टार्ट करना है, तो उस बेकरी के अंदर हम लोगों ने ये प्रोसेस शुरू किया। करते करते बिल्डिंग शुरू हुई, इक्विपमेंट ऑर्डर किया, इक्विपमेंट पहुंच गया, उसकी ट्रांसपोर्टेशन हुई, उसकी इंस्टॉलेशन हुई, वहां पे तमाम रेनोवेशन का काम कंप्लीट हुआ, वहां पे तमाम सर्विसेज आई। एक दिन ऐसा आया कि जनाब 1 जनवरी को हमने उसकी इनॉग्रेशन करवा ली किसी रिस्पेक्टिव गेस्ट से। जब हमने उस रिस्पेक्टिव गेस्ट से उसकी इनॉग्रेशन करवा ली, उसके बाद प्रोजेक्ट किस में चेंज हो गया? ऑपरेशंस के अंदर। जब आपने आपकी डेली रूटीन की एक्टिविटीज चेंज होती जा रही हैं, और डेली रूटीन की एक्टिविटीज जो सी हैं वो रेकरिंग है। रेकरिंग का मतलब है आपने डेली वही वाले काम करने जो पिछले दिन कर रहे थे, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। बट फॉर द प्रोजेक्ट every activity, every task is different from the previous and the next task would be different from the current। ठीक है, सो आपको सबसे पहली अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए कि प्रोजेक्ट किसको कहते हैं, हम प्रोजेक्ट की बात क्या करते हैं। सो जब प्रोजेक्ट को आप डिस्कस कर लेते हैं, तो प्रोजेक्ट के बाद एक टर्म आती है जिसको कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कि प्रोजेक्ट को मैनेज कैसे किया जाता है। सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज अ टूल कि जिसके ऊपर आपने पूरे प्रोजेक्ट को जो सा है वो इनलाइन करना होता है, और पूरे प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट आपने करनी होती है। पूरे पूरे जी उसी की तरफ हम जा रहे हैं, हम उसी की तरफ अभी जा रहे हैं। और उसी को ही हम अभी एक्सप्लेन करेंगे कि उसकी एक आप समझ लें कि एक शाख है जिसके बारे में हमने डिटेल में थोड़ा सा और डिस्कस करना है। सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के 10 नॉलेज एरियाज हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के 10 नॉलेज एरियाज हैं जिसमें एक प्रोजेक्ट फॉल करता है। आपका प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट में फॉल करता है, स्केड्यूल मैनेजमेंट में फॉल करता है,
आपका प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट में फॉल करता है, आपका प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट मैनेजमेट। ये एक प्रोजेक्ट के मल्टीपल 10 एरियाज हैं जिसमें स्कोप, टाइम, कॉस्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा बेसिकली बताइए। आपसे आई रियली सॉरी, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको डिस्टर्ब किया। सेकेंडली कि मेरा ये आपसे क्वेश्चन है कि आप मुझे इसके बारे में बता सकते हैं कि हम लोग को प्रॉपर बताएं प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है और हमारा इन फ्यूचर हम इस पे किस किस तरह से और कैसे काम कर सकते हैं ऑनलाइन में और किस तरह इसको सीख सकते हैं। ठीक है, बस उसी की तरफ ही हम जा रहे हैं तैयबा, लेकिन उससे पहले बेसिक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग अबाउट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बहुत जरूरी होती है। ये जितने भी अभी दूसरे पार्टिसिपेंट हैं दे ऑल फ्रॉम दी जो था ना एक्सपीरियंस भी उनका है। सो इसी तरफ हम लोग जाके डिस्कस करेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को कैसे तरीके से हम लोग ने इम्प्लीमेंट करना है। सो आपका जो था स्कोप मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट, आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, आपका रिस्क मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट, स्टेक होल्डर्स मैनेजमेंट, ये पूरी एक प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। ठीक है, सो ये आपने एक डोमेन को अंडरस्टैंड करना होता है कि आपका पूरे का पूरा प्रोजेक्ट किस बेसिकली डायरेक्शंस के अंदर चल रहा है और उसको हमने किस तरीके से मैनेज करना है। नाउ कमिंग टू द एरिया ऑफ द प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट, कि हम रिस्क मैनेजमेंट के अंदर हम क्या तमाम चीजों को किस तरीके से लेके चलते हैं और हाउ वी परफॉर्म द रिस्क मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो फ्रॉम यू कि रिस्क किसको कहते हैं, व्हाट आर रिस्क, मतलब हम रिस्क इज अ नेगेटिव टर्म और रिस्क इज अ पॉजिटिव टर्म और बोथ। सो एनी वन ऑफ यू वांट्स टू आंसर कि व्हाट इज रिस्क, और फिर रिस्क प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट किसको कहेंगे, फिर नेक्स्ट चीज ये होगी। जी प्लीज, जी एजाज साहब। जी सर, अगर कोई काम करने से पहले आपको कंप्लीट कॉन्फिडेंट आप ना हो कि ये काम उस तरीके से हो जाएगा और आपको शक रहता हो तो वो एक रिस्की काम होगा। उसी को रिस्क कहते हैं कि जो अननोन चीज आपके साथ अचानक आ जाए और किसी चीज के बारे में आपको पता ना हो और आप उसमें हाथ डाल लें। अच्छा, इसको रिस्क कहते हैं। ठीक है, तो रिस्क क्या हमेशा मतलब हाउ वी कैन डिफाइन रिस्क इज ऑलवेज अ नेगेटिव टर्म और इट कुड बी अ पॉजिटिव टर्म एज वेल। आई थिंक इट इज पॉजिटिव टर्म कि आप इसको बारे में जानना जरूर चाहेंगे ताकि आपको पहले से वो खदशात जो आपके साथ होने हो, यानी एक मैनेजमेंट बनाते हुए आपको पहले से पता हो कि मेरे साथ ये हो रहा हो, तो वो एक पॉजिटिव वे। नेगेटिव वे में हमें नहीं लेना चाहिए। रिस्क का बंदे को पता होना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ मेरे साथ ये हो सकता है, तो वो उसकी पहले प्रिपेयरनेस करे और उसी को मैनेजमेंट कहते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। चले मैं इसको ब्रीफ भी करता हूँ अभी। जी तैयबा, अब आप बताइए रिस्क की डेफिनेशन क्या है आपके माइंड में, व्हाट इज रिस्क? सर हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करते हैं जिसके बारे में वो हमेशा हमारे लिए रिस्क होता है। कोई भी काम करना शुरू करते हैं हम लोग, लाइक हम लोग जैसे पैसे इन्वेस्ट करते हैं, हम लोग को नहीं पता कि अगला वाला बंदा वो हमारा मतलब ठीक कर रहा है नहीं होगा प्रोजेक्ट, जिससे प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है, बट हमारा वो रिस्क में होता है। हम लोग हमेशा जो भी इस तरह के काम शुरू करते हैं वो रिस्क में होते हैं, तो हमेशा हर काम करने से पहले हम लोग रिस्क लेते हैं। सही है, बिल्कुल ठीक। चलें, थैंक यू तैयबा। अच्छा, रिस्क की जो डेफिनेशन है ना जी, रिस्क इज बेसिकली समथिंग व्हिच हैज अ नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्म्स बोथ। यानी कि रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि आपने अपनी कोई भी डिसीजंस हैं, अब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि यार हमें एफएससी प्री इंजीनियरिंग नहीं प्री मेडिकल में जाना चाहिए, तो हम ये क्या कर रहे हैं, हम ये तो बेसिकली एक रिस्क ले रहे हैं। और रिस्क के अंदर जो है ना, हम लोग नेगेटिव रिस्क तो नहीं ले रहे ताकि हम प्री मेडिकल में जाके खराब हो जाएं या हमें कोई एडमिशंस ना मिलें या हमारा कैरियर को अफेक्ट हो, हम इसलिए तो नहीं प्री मेडिकल में जा रहे। सो हम किस लिए जा रहे हैं, ताकि हम चाहते हैं हम उस कैरियर पे आगे जाएं। सो प्रोजेक्ट रिस्क की जब हम बात करते हैं तो रिस्क इज अ नेम ऑफ नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी बोथ। सो नेगेटिव रिस्क का क्या मतलब है, जो नेगेटिव रिस्क का मतलब है जो कि थ्रेट्स आपके
जो डिसीजन है उसके साथ एसोसिएटेड है, आपने उनको लिखना है कि यार मैं ये जो काम करने जा रहा हूँ इसके साथ क्या क्या नुकसानात मेरे प्रोजेक्ट पे या मेरे काम में हो सकते हैं। इसी तरीके से इस रिस्क जो मैं लेने जा रहा हूँ इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हैं। सो प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट इज बेसिकली, रिस्क एक अनसर्टेनिटी का नाम है, रिस्क एक अनसर्टेनिटी का नाम है जहां पे आपने प्रोजेक्ट रिस्क लेने हैं, आपने प्रोजेक्ट के जो सा है रिस्क आइडेंटिफाई करने हैं, और आपको रिस्क इज बेसिकली, इसमें जो दो टर्म्स यूज होती हैं, नेगेटिव एक अपॉर्चुनिटी यूज होती है और एक थ्रेट यूज होती है। अगर हम पॉजिटिव रिस्क की बात करेंगे तो पॉजिटिव रिस्क आर नोन एज opportunities and negative risk are known as threats. So आपका रिस्क मैनेजमेंट की जब हम बात करेंगे तो रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आपको 5 डिफरेंट प्रोसेसेस से गुजरना पड़ता है। लेट मी ओपन, आपको मैं इसकी कुछ वो भी दिखाता हूँ जो प्रेजेंटेशन भी आपको, ताकि थोड़ा सा इसका आइडिया डेवलप हो सके कि रिस्क मैनेजमेंट में आप चीजों को किस टर्म्स के अंदर कंसिडर करते हो। अच्छा चलो, वो अभी ओपन हो रहा है। सो हम जब रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं तो रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आपके बेसिकली डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं। मतलब आपकी पॉजिटिव स्ट्रेटजी अलहदा है, नेगेटिव स्ट्रेटजी अलहदा है। पॉजिटिव रिस्क जो उनसे हैं, आप चले ये ओपन हो गए, लेट मी ओपन दिस फॉर यू। ओके जी। जी विजिबल है आपको ये प्रेजेंटेशन, विजिबल है एजाज साहब? जी सर। ओके, सो रिस्क मैनेजमेंट के बारे में जो सा है नॉर्मली कहा जाता है कि हम लोग टर्म रिस्क से बहुत ज्यादा डरते हैं। हम कहते हैं कि यार रिस्क नहीं लेना चाहिए और रिस्क से हमें नुकसान ना हो जाए, या रिस्क जो था ना, हमें जिस चीज का पता नहीं है हम अपना कोई नुकसान ना कर बैठे। सो बेसिकली जो चीज आपने बताई कि जिस चीजों के बारे में आपको पता हो, जो इंफॉर्मेशन आपके पास हो, उसके मुताबिक आपको प्लान करना चाहिए। सो बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट के बारे में कहा जाता है कि a ship is safe in a harbor but that's not what ships are। मतलब आप जब तक रिस्क लेंगे नहीं इस दुनिया के अंदर, रिस्क जन्नत में जाके तो फिर रिस्क नहीं ले सकते हम, या दोजख में जाके तो हम रिस्क नहीं ले सकते। रिस्क तो हमें इसी दुनिया में ही लेने हैं, और अपनी जो अल्लाह ताला ने हमें दिमाग दिया है, अल्लाह ताला ने हमें सोच दिया है, उसको इस्तेमाल करते हुए हमें कुछ डिसीजंस लेने हैं। अगर मैं इसको रिस्क मैनेजमेंट को कहूं तो रिस्क मैनेजमेंट इज अ नेम ऑफ अ डिसीजन। जिसके पास डिसीजन पावर नहीं है, सो वो कभी भी रिस्क सीकर नहीं हो सकता। सो आपने जब भी रिस्क को प्लान करना है तो रिस्क को प्लान करने के लिए यू ऑलवेज मस्ट हैव दी कैपेबिलिटीज टू टेक डिसीजंस, बिकॉज अगर हमें हर चीज का पता हो, हमें हर चीज क्लियर हो, तो फिर तो सारी चीजें खत्म हो जाती है, अनसर्टेनिटी खत्म हो जाती है। So risk management is a name of uncertainty where you need to find out the opportunities and you should be very careful about the threats that can affect you on any of your project। So जब हम project risk management की बात करते हैं तो project risk management का मतलब ये है कि आपने, मैंने अभी आपको एक project की example बताई,
अब प्रोजेक्ट की एग्जांपल के अंदर अगर मैं इसी बेकरी की एग्जांपल में रिस्क मैनेजमेंट को देखूं, तो बेकरी की एग्जांपल के अंदर रिस्क मैनेजमेंट ये है कि यार क्या वहां पे बेकरी की डिमांड है भी या नहीं, वहां पे कस्टमर की पेइंग पावर क्या है, वहां पे जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो क्या है, वहां पे जो लोग हैं उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, वहां पे ये मैं आपको वो वाली रिस्क आइडेंटिफिकेशन बता रहा हूं कि जो कि आपने एक प्रोजेक्ट के अंदर रिस्क आइडेंटिफिकेशन करनी है. So project risk management is basically finding out the uncertainties, opportunities and unforeseen events to cater project to sink due to bad project planning. So project risk management is all about find. अब मैं हूं प्रोजेक्ट मैनेजर या आप लोग किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, तो आपने हेलो हेलो, हैंग ऑन हो गया था. जी जी आवाज आ रही है आपको? जी आवाज आ रही है. ओके जी ओके, सर. सॉरी इधर कुछ है, आई थिंक इसका कोई ये ऑन. सो जो आपका रिस्क मैनेजमेंट है वो इट इज ऑल अबाउट दी फाइंडिंग आउट अनसर्टेनिटीज एंड फाइंडिंग आउट दी अपॉर्चुनिटीज ऑन द प्रोजेक्ट. और ये कहाँ पे है इसका देखना. तो आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है दैट इज बेसिकली फाइंडिंग आउट दी थ्रेट्स एंड दी अपॉर्चुनिटीज ऑन द प्रोजेक्ट. अब इसके प्रोसेसेस एंड डिफरेंट, मतलब सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है? रिस्क मैनेजमेंट आपका स्टार्ट होता है आपकी रिस्क आइडेंटिफिकेशन से, बल्कि उससे भी पहले यू नीड टू मेक द प्लान फॉर द रिस्क मैनेजमेंट, दैट हाउ you will basically implement the risk management strategy on your project. So risk management planning जो होती है ना, this is the first thing that you must know about it, कि आपने रिस्क को कैसे प्लान करना है. बहुत सारी, और जैसे तैयबा ने भी ये क्वेश्चन पूछा कि हम लोग रिस्क मैनेजमेंट पे कैसे काम कर सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. नाउ ज्यादातर जो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर काम हो रहा है, ज्यादातर जो इम्प्लीमेंटेशन हो रही है रिस्क मैनेजमेंट की, वो या बैंकिंग सेक्टर में हो रही है, या कंस्ट्रक्शन के अंदर रिस्क मैनेजमेंट का काम हो रहा है, या ये ऑयल एंड गैस, ये जो पेट्रोलियम सेक्टर है वहां पे रिस्क मैनेजमेंट का काम हो रहा है. मेजॉरिटी वो वाले लोग जो कि मतलब एक हेल्थ एंड सेफ्टी सेक्टर पे काम करते हैं, और या जो नंबर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर है, इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके लिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आपकी जो रिस्क मैनेजमेंट की जो स्ट्रेटेजी है, दैट फर्स्ट यू नीड टू डेवलप, कि आपने रिस्क मैनेजमेंट को किस तरीके से
इम्प्लीमेंट करना है। फॉर एग्जांपल आपने कोई टूल यूज करना है, मोंटे कार्लो एनालिसिस यूज करना है, आपने टॉर्नेडो डायग्राम यूज करना है, आपने डिसीजन ट्री एनालिसिस यूज करना है। ये रिस्क मैनेजमेंट की डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स है दैट यूज्ड ऑन द रिस्क मैनेजमेंट। फिर उसके बाद जब आपकी रिस्क मैनेजमेंट का जो प्रोसेसेस हैं, जिसमें सबसे पहले प्लान रिस्क मैनेजमेंट है। प्लान रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आपने उसकी सबसे पहले ये डिफाइन करना है कि आपकी रिस्क मैनेजमेंट की टीम कौन सी है। फिर उसके बाद जब आपने रिस्क मैनेजमेंट की टीम डिफाइन कर ली है, फिर उसके बाद आपने रिस्क मैनेजमेंट, अपने रिस्क को कैसे प्लान करेंगे आप। क्या आप रिस्क की कोई मंथली या बाई वीकली या वीकली कोई मीटिंग्स करेंगे, उसमें कौन कौन से मेंबर्स होंगे, आपका रिस्क आइडेंटिफिकेशन का टेम्पलेट क्या होगा। फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि मैंने एक रिस्क आइडेंटिफिकेशन का टेम्पलेट बनाया है, जिसमें सबसे पहले मैं रिस्क का नाम लिखूंगा। जब रिस्क का नाम आ जाएगा, फिर उसके बाद रिस्क की उसका इम्पैक्ट लिखूंगा, उसकी प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट एनालिसिस के बारे में देखूंगा। सो यू विल स्टार्ट फ्रॉम दी रिस्क मैनेजमेंट प्लानिंग कि आपने रिस्क मैनेजमेंट करनी कैसे है। सो दिस वुड बी द फर्स्ट स्टेप इन ऑर्डर टू मूव फॉर दी रिस्क मैनेजमेंट, और आपने रिस्क मैनेजमेंट की प्लानिंग स्टार्ट करनी होगी। फिर उसके बाद अब रिस्क मैनेजमेंट की भी ट्रीज हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो एक प्रोजेक्ट के लिए आप मतलब जिस वक्त उसका रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो वो उस प्रोजेक्ट के हवाले से डिफरेंट डोमेन्स के रिस्क आप आइडेंटिफाई करेंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आप कह सकते हो कि आपके टेक्निकल रिस्क प्रोजेक्ट्स में कौन कौन से हो सकते हैं, आपके फाइनेंशियल रिस्क प्रोजेक्ट में कौन कौन। फिर इसी तरीके से जब हम प्रोजेक्ट से प्रोग्राम की तरफ मूव करते हैं, तो रिस्क मैनेजमेंट के प्रोग्राम लेवल के रिस्क जो थे ना, वो बहुत ज्यादा हाई है एज कम्पेयर टू प्रोजेक्ट। अब आपने प्रोग्राम मैनेजमेंट के अंदर आपने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को डील करना है, और आपने ये देखना है कि एक प्रोजेक्ट का रिस्क यानी कि एक प्रोजेक्ट के जो अनसर्टेनिटीज हैं किसी दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर किस तरह इम्पैक्ट करते हैं। बिकॉज प्रोग्राम मैनेजमेंट के अंदर तमाम के तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर इंटर रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल इसकी एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक हाउसिंग सोसाइटी की बात करते हैं। एक हाउसिंग सोसाइटी जो सी है, वो उसके अंदर अगर फॉर एग्जांपल मैंने अपनी फैमिली को किसी हाउसिंग सोसाइटी में शिफ्ट करना है, तो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी। मैं ये देखूंगा कि उस हाउसिंग सोसाइटी के अंदर पानी का, बिजली का, गैस का, हॉस्पिटल का, उनकी उस जगह की अप्रोच का, उसके अंदर मार्केट्स का, उसके अंदर तमाम एलाइड सर्विसेज की क्या सिचुएशन है। तो ये जितने भी मैंने आपको जो डोमेन्स बताए हैं, ये सारे के सारे डोमेन्स डील कर रहे हैं मल्टीपल प्रोजेक्ट। अगर फॉर एग्जांपल मैं बीच में से निकाल देता हूं कि उस हाउसिंग सोसाइटी के अंदर पानी अवेलेबल नहीं है, दिस इज अ वेरी स्ट्रेंज थिंग कि अगर एक हाउसिंग सोसाइटी के अंदर पानी अवेलेबल नहीं है एंड उधर गैस भी अभी तक नहीं आई, सो वो हाउसिंग सोसाइटी में हम कैसे रहेंगे। सो क्या हुआ, अब एक जो प्रोजेक्ट या दो प्रोजेक्ट का रिस्क तमाम प्रोजेक्ट्स के ऊपर इम्पैक्ट कर गया। अब उस यानी कि आपके उधर जो दूसरे मार्केट्स भी बन गई थी, वहां पे हॉस्पिटल भी बन गया था, लेकिन इन फैसिलिटीज ना होने की वजह से, उस प्रोजेक्ट के रिस्क की वजह से आपके दूसरे प्रोजेक्ट भी बैठ गए, आपने बेशक वो प्रोजेक्ट किए में। तो जब प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट प्लानिंग की बात आ रही है, तो आपने ये चीज भी देखनी है कि आपकी ये रिस्क मैनेजमेंट दूसरे प्रोजेक्ट्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है। ये नहीं होगा कि आप ये कहोगे कि यार हम सिर्फ और सिर्फ अपने एक प्रोजेक्ट के रिस्क को देखेंगे, हम दूसरे प्रोजेक्ट्स के रिस्क को नहीं देखेंगे। सो आपकी रिस्क मैनेजमेंट प्लानिंग में आपका रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर फॉर एनी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एंड रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर फॉर द होल प्रोग्राम, ये भी आपने आइडेंटिफाई करना होगा वंस यू आर टॉकिंग अबाउट द रिस्क ऑन द प्रोजेक्ट। मैं दोबारा एक चीज के ऊपर यहाँ पे एक आप लोगों से चीज डिस्कस करूंगा, दैट इज कि प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आपके प्रोजेक्ट के ऊपर आपने हर चीज होती है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि जी एजाज साहब जो है ना, ही इज वेरी एक्सपर्ट इन डिजाइनिंग। मैं कहता हूँ तैयबा जो है ना, शी इज वेरी टॉकेटिव, और ये कम्युनिकेशन और स्टेक होल्डर्स मैनेजमेंट इसके ऊपर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट ऑन माय प्रोजेक्ट कि मुझे अपने प्रोजेक्ट के ऊपर
वो वाले लोगों को उन पोजीशंस के ऊपर अपॉइंट करना है जिससे मैं बेस्ट रिजल्ट्स ले सकता हूँ। लेकिन ये मेरी सोच है, ये मेरी आइडियोलॉजी है कि मैं आप लोगों की स्ट्रेंथ्स के ऊपर काम कर रहा हूँ। सो रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली इज अ नेम ऑफ फाइंडिंग आउट कि आपके पास कौन से ऐसे लूप होल्स हैं जो कि आपके प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और कौन से ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपके प्रोजेक्ट को फायदा पहुंचा सकती हैं। तो ये दो चीजें हैं जिसके ऊपर आपने अपने प्रोजेक्ट रिस्क को आइडेंटिफाई करना है। फिर जब आप अपने रिस्क मैनेजमेंट प्लानिंग के बारे में बात कर लेते हैं, रिस्क मैनेजमेंट प्लानिंग के बारे में बात कर लेते हैं, तो उसके बाद आप मूव कर जाते हैं रिस्क आइडेंटिफिकेशन के ऊपर। तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन के अंदर मतलब हमारे कौन कौन से बल्कि जो सा है कासिम से मैं पूछूंगा, कासिम किसी भी जो सा ना, अगर फॉर एग्जांपल हम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की बात करें, उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव कौन से रिस्क हो सकते हैं जो कि हमें प्रोजेक्ट के अंदर कंसिडर करने चाहिए? जी आपको आवाज आ रही है? जी कासिम बताइए, आवाज आ रही है जी। जी कासिम आपकी आवाज आ रही है, जी अगर हम कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बात करते हैं और हम रिस्क की बात करते हैं, तो हम जब प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं हमारा रिस्क। थ्रेड्स, अगर हम थ्रेड्स को लेके चलें तो हम जहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट बनाई है उसकी बुनियाद ठीक है, उसकी जो बेस है वो ठीक है, वो जगह ऐसी है जहाँ पे हम इतनी ऊंची बिल्डिंग, हम जिस किस्म की भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं वो पॉसिबल है। उसके अलावा हमारे फाइनेंसेस हमें देखने पड़ेंगे, हमें शुरू में फाइनेंसेस कितने चाहिए, हमें कितनी चीज़ें कैश पे मिलेंगी, क्रेडिट पे मिलेंगी, ये हमारे रिस्क हैं। हमारे जो पीछे वेंडर्स हैं वो किस किस्म के हैं, वो हमें सपोर्ट करेंगे पेमेंट वाइज, हमें सप्लाई वाइज, ये रिस्क हो सकते हैं कुछ। रिस्क तो आपने बहुत अच्छे आइडेंटिफाई कर दिया, लेकिन कासिम इसके अंदर आपने सारे के सारे थ्रेड्स बताए हैं मुझे। अच्छा, अपॉर्चुनिटीज में हमारे जेहन में एक रिस्क का कॉन्सेप्ट बन गया है कि रिस्क हमेशा जो है ना। अच्छा, मैं आप सब लोगों को एक और नया कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जी कासिम आप नहीं राइट। इसके अलावा जो अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, ये हो सकती हैं कि लेट्स से आप जहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट खोल रहे हैं वहां से नजदीक आपको रॉ मटेरियल मिल रहा है, तो आपकी कॉस्ट में आपको फर्क पड़ जाएगा, ये आप एवेल्युएट कर सकते हो। फिर अगर कंस्ट्रक्शन साइट की बात हो रही है, अपॉर्चुनिटीज और क्या हो सकती हैं, आपकी जो लेबर है वो कहाँ से आ रही है, वो दूर है नज़दीक है, अगर नज़दीक है तो आपको उसमें भी फ़ायदा है, आपको उनको अकोमोडेशन की कॉस्ट आपकी बच जाती है, आप इस चीज़ को एवेल्युएट कर सकते हो। इसके अलावा आई बिलीव यही चीज़ें हैं कुछ जो भी जहन में आ रही हैं। वेरी गुड जी। एजाज साहब आप कुछ ऐड करना चाहते हो? जी सर। माइक म्यूट कीजिएगा सर ये आवाज की वजह से डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा हो रही है, थोड़े से बंद करवा दे लोगों। जी हो गया, वो कासिम साहब ने माइक म्यूट कर दिया, अब आप बताइए प्लीज। मैं बस यही कह रहा था कि आवाज क्लियर नहीं आ रही। बाकी ये सारे रिस्क और सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे उन्होंने बताया कि आपने जगह देखनी है, आया वो कैपेबल है, एक्सेसिबल है टू रॉ मटेरियल के लिए, रॉ मटेरियल कितना दूर आपको पड़ेगा, ये वो जो सॉइल है उसमें क्या हाई राइज बिल्डिंग हम खड़ा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आया अगर कोई हमारे साथ कोई इंसिडेंट हो गया, कोई बंदा गिर गया तो क्या हॉस्पिटल के लिए रास्ता अवेलेबल है, और उसके अलावा क्या वो जगह बारिश की वजह से कोई रास्ते ऐसा कोई तूफान या बारिश आ जाए उससे पानी उस जगह को ना गिरा दे। बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिसमें डिजास्टर वाले भी हो सकते हैं और कंस्ट्रक्शन के अपने भी हो सकते हैं। सही है।
असल में जो था ना, अभी मैंने कासिम को भी जो बात कही थी वो ये की थी कि नेगेटिव, जब रिस्क की बात करते हैं तो नेगेटिव रिस्क तो हमारे जहन में आते हैं, लेकिन अगर हम अपने रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो रिस्क इज नॉट ऑलवेज अ नेगेटिव, रिस्क कैन बी पॉजिटिव एज वेल। सो हमने ये चीज देखी। सर आई वांट टू सम, ये मेरी चूंकि बैकग्राउंड पाकिस्तान नेवी से है, सही है, सर, तो शिप के ऊपर बहुत ज्यादा, जैसे आपने आयल उसका बताया या शिप का आपने मिसाल दी कि शिप हार्बर में तो महफूज है लेकिन सी में जाएगा, अब उधर ये जो रिस्क फैक्टर है या इसकी इल्यूमिनेशन है, रिस्क इल्यूमिनेशन, ये उधर बहुत ज्यादा है। मिसाल के तौर पर हमारी फ्लडिंग हो सकती है, होल हो सकता है, फायर हो सकता है, आयल हमारे पास पड़ा हुआ होता है, तो उनके फिर हमने मुख्तलिफ किस्म के रिस्क इल्यूमिनेशन इक्विपमेंट है, जैसे फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है, आइडेंटिफिकेशन के लिए आइडेंटिफिकेशन, नो स्मोकिंग या उस एरिया में स्मोक करे जिस एरिया में होता है। इसी तरीके से अब मैं कंस्ट्रक्शन फील्ड से भी रिटायरमेंट के बाद थोड़ा सा कनेक्ट में हूँ, तो इनके भी रिस्क मैं तकरीबन सीख चुका हूँ। तो ये चीजें वो पॉजिटिव रिस्क है। मिसाल के तौर पे हमने शिप तो लेके जाना है, अब हमने कार्गो तो कैरी करना है, सही है, लेकिन अब हम अगर परस करे सुराख हो तो हम शोरिंग किस तरह करेंगे, कितनी टाइप की होगी, हमारे पास सामान अवेलेबल होना चाहिए। अगर आग लगती है हमारे, तो हमें तो बाहर से कोई एड नहीं मिलेगी, कोई फायर ब्रिगेड नहीं मिलेगी, तो हमारे पास उधर पंप्स होते हैं, तो वो एक पॉजिटिव रिस्क होता है और वो हमें लेना होता है। जिंदगी में अगर हम घर से बाहर निकले तो एक्सीडेंट भी हो सकता है, लेकिन हमने काम के लिए तो जाना है। जी जी। एजाज साहब, अब आप ना माशाल्लाह बहुत अच्छी लाइन के ऊपर आ गए हैं, जिस लाइन पे मैं आपको लेके आना चाहता था। सर दोबारा हैंग हो गया। प्रोजेक्ट के ऊपर ये है कि यार अगर मैं कासिम की बजाय किसी फैसल लड़के को इस जगह पे अपॉइंट कर दूं, मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूं, मैं पूरी टीम को जानता हूं, मेरे पास सब लोगों की एक्सपर्टीज अवेलेबल है, मुझे पता है कि मैंने कुछ लोगों के साथ काम किया हुआ है, तो पॉजिटिव रिस्क क्या है कि यार अगर मैं कासिम की जगह फैसल को कहूं कि यार ये वाली असाइनमेंट तुम ले लो, बट कासिम हैज समथिंग वेरी स्ट्रांग जो कि कासिम अपनी यहाँ पे ड्यूटीज पे नहीं कर रहा, तो मैं कासिम को कोई और ड्यूटी असाइन कर देता हूं कि कासिम आप ये वाला काम करें। सो मैंने क्या किया, मैंने अपने दिमाग से सोचा कि मैंने अपने प्रोजेक्ट के अंदर चीजों को पॉजिटिव वे में कैसे लेके जाना है, लिया मैंने, उसका भी नाम रिस्क है। सो आपने जब रिस्क को आपने कंसिडर किया कि जी मैं ये वाला एक्टिविटीज करूंगा, ये तो मैंने सिर्फ एक चीज आपको बताई। बेसिकली तो प्रोजेक्ट के 5 फेजेस हैं। प्रोजेक्ट आपका इनिशिएशन से शुरू होता है, प्लानिंग में जाता है, एग्जीक्यूशन में जाता है, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में जाता है, क्लोजिंग में जाता है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर हायर होता है इनिशिएशन स्टेज के ऊपर और वो प्रोजेक्ट क्लोजर तक पूरे प्रोजेक्ट का रिस्पॉन्सिबल है। सो प्रोजेक्ट मैनेजर का ये काम नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ लिखी किताबों को पढ़ के उसको इंप्लीमेंट करके प्रोजेक्ट को क्लोज करते। प्रोजेक्ट मैनेजर का बेसिकली बहुत बड़ा रोल होता है स्टेक होल्डर्स मैनेजमेंट का भी, तो जो कि किताबों में नहीं लिखा जाता कि जी अगर आपसे स्टेक होल्डर इस तरीके से बात करे तो आप भी उससे इस तरीके से बात करें। ये आपकी अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स हैं जिसको आपने देखना है कि मैं इसको कैसे हैंडल कर सकता हूं। सो जब हम रिस्क की बात करते हैं तो रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आपने पॉजिटिव रिस्क और नेगेटिव रिस्क दोनों को आइडेंटिफाई करना है बेस्ड ऑन दी आपके प्रोजेक्ट के ऊपर जो है ना वो डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट में रिस्क कौन कौन से हैं। सो जब हम प्रोजेक्ट रिस्क की बात करते हैं, ये कुछ टर्म्स हैं रिस्क मैनेजमेंट की जो कि मुख्तलिफ नामों से मुख्तलिफ जगहों पे, लेकिन सम ऑफ देम जिसमें अनसर्टेनिटी भी है, जिसमें रिस्क फैक्टर भी है, जिसमें रिस्क एवर्स है, एडवर्स नहीं है। दिस इज रिस्क एवर्स। रिस्क एवर्स का मतलब ये होता है जो कि रिस्क को अवॉइड करना चाहता है, मतलब रिस्क नहीं लेना चाहता है। फिर इसी तरीके से रिस्क टॉलरेंस, रिस्क थ्रेशोल्ड, रिस्क एपिटाइट, नोन रिस्क, अननोन रिस्क, ये सारे रिस्क के नाम हैं कि आपके रिस्क मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन से रिस्क जो है ना वो चल रहे होते हैं।
सो अगर फॉर एग्जांपल मैं रिस्क एपिटाइट की बात करूं, सो व्हाट इज रिस्क एपिटाइट? जी लतीफ साहब आप वापस आ गए, आर यू विद अस? रिस्क एपिटाइट के बारे में मुझे कोई थोड़ा बहुत बता सकेंगे? व्हाट इज रिस्क एपिटाइट? फरियाद इनायत साहब, फरियाद आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, अयाज चौधरी आप इसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं? हेलो सर रिस्क एपिटाइट इसका तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। बेसिकली जो मेरे जहन में आ रहा है कि भाई आप जब कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग जो रिस्क आप लेते हैं इन प्लानिंग फेज, तो जी मे बी इन प्लानिंग फेज में जो आप रिस्क लेते हैं एक प्रोजेक्ट को इनिशिएट करने के लिए, मे बी इट्स रिलेटेड दैट रिस्क। रिस्क एपिटाइट का मतलब बेसिकली होता है जी, रिस्क एपिटाइट के आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन या आपके जो मतलब एक जहां पे प्रोजेक्ट्स आप परफॉर्म कर रहे हैं वहां पे रिस्क का कल्चर क्या है? जी जी लतीफ साहब, जी जी प्लीज। Sorry to disturb you, Ji. I think risk appetite and risk seekers, they are one and the same thing. नहीं जी, नहीं जी, ये सेम चीज नहीं है। रिस्क एपिटाइट होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन का जो है ना रिस्क मैनेजमेंट का या रिस्क का क्या कल्चर है। इसी तरीके से I think I just want to elaborate my point of view that, for example, some organization, they are basically risk seekers. So we can say that the risk appetite level of those organization is higher in consideration to the other organization. Absolutely. So I was basically discussing it from that point of view. जी जी जी, आप ये मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से इफ they are risk seeker, then their risk appetite is more than those who are not intending to take risk on their projects or in the organizations to move ahead. So risk appetite may be low and risk appetite may be high, but on the other side, if we talk about the risk, आपका जो है रिस्क सीकर की जब हम बात करते हैं तो रिस्क सीकर एंड रिस्क एवर्स आर टू थिंग्स। रिस्क सीकर वो हैं जो कि अपने प्रोजेक्ट्स में, अपनी कैरियर में रिस्क लेते हैं, अपनी लाइफ में रिस्क लेते हैं, और रिस्क अवॉइडर या रिस्क एवर्स वो लोग हैं जो कि रिस्क को अवॉइड करते हैं। दे डू नॉट वांट टू टेक बेसिकली एनी अननोन चीज को वो अडॉप्ट नहीं करना चाहते, और आप ये समझ ले कि अपने ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। सो इसको भी बहुत पाकिस्तान में आसान अल्फाज में उसको रिस्क एवर्स या रिस्क अवॉइडर भी कहा जाता है। सो ये कुछ डिफरेंट, इसी तरीके से अब दो टर्म्स आपको नजर आ रही होंगी, रिस्क टॉलरेंस एंड रिस्क थ्रेशोल्ड। रिस्क टॉलरेंस की जब हम बात करते हैं तो रिस्क टॉलरेंस और रिस्क थ्रेशोल्ड दोनों आपस में रिलेटेड हैं, बट इसमें डिफरेंस ये है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी, फॉर एग्जांपल रिस्क की टॉलरेंस है। मैं कहता हूं कि यार मैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर मैक्सिमम जो बजट के ऊपर रिस्क ले सकता हूं, दैट कुड बी 100,000 रुपीज, नॉट मोर देन दिस। दिस इज माय मैक्सिमम बजट दैट आई कैन टेक ऑन अ रिस्क, इससे ज्यादा नहीं। बट ऑन दी अदर साइड आपका जो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो रिस्क सीकर है और उसने प्रोजेक्ट मैनेजर को कंप्लीट एक अथॉरिटी दी हुई है कि आपने, यू आर द इंचार्ज, you are the think tank, you are the mind of the project, so whatever you think for the best of the project, this is your decision and you have to make it complete at the best of your capabilities. Now this is the actual way the organization should talk to the project manager, and before assigning them to the project, equip them for the project and train them for the best implementation and execution of the project. So यहाँ पे आके organizations की जो सी है एक रिस्क का कल्चर जो स्टार्ट होता है वो यहाँ पे आके। अब फॉर एग्जांपल
ये एक छोटी सी मैंने इसमें ये भी डाल दिया था कि रिस्क टॉलरेंस को अगर हम इस क्वेश्चन के अंदर आइडेंटिफाई करें तो रिस्क टॉलरेंस इज द डिग्री, अमाउंट और वॉल्यूम ऑफ रिस्क दैट एन ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल विल विदस्टैंड इट हेल्प। अब देखें आपको रिस्क टॉलरेंस की भी डेफिनेशन पता चल गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इट हेल्प्स द प्रोजेक्ट मैनेजर, उसको रिस्क को रैंक करने में फायदा होता है, आइडेंटिफाई करने में फायदा होता है, कॉन्टिजेंसीज रिजर्व्स के लिए फायदा होता है, या कॉस्ट बेस लाइन के लिए फायदा होता है। सो आप में से कोई अगर आंसर करना चाहे सो दैट मैं इसको थोड़ा फिर एक्सप्लेन भी कर देता हूं। जी जी लतीफ साहब, अगर आप इसको थोड़ा सा करना चाहें तो जी जी प्लीज। I think first of all, if you identify the risk, then the next step would be to rank those risks. That what would be the possible incidence of any of the risk and its relative severity. So in that, from that, by combining the incidence as well as the severity of any of the risk source, then we can rank those different source which any of the organization is facing. ठीक है, असल में लतीफ साहब, रिस्क आइडेंटिफिकेशन इज वन थिंग एंड रिस्क टॉलरेंस इज वन थिंग। हम इस टाइम के ऊपर ये बात कर रहे हैं कि रिस्क टॉलरेंस जो है एक प्रोजेक्ट मैनेजर, अब रिस्क टॉलरेंस की भी डेफिनेशन दी हुई है कि ऑर्गेनाइजेशन कितने रिस्क के साथ विद स्टैंड कर सकती है। सो प्रोजेक्ट मैनेजर जो सा है, जब हम प्रोजेक्ट मैनेजर की बात करते हैं तो रिस्क टॉलरेंस से उसको ये पता चल जाता है कि मैंने कौन कौन से रिस्क हैं जिसको आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे। सो आपकी सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आपको टॉलरेंस पता चलेगी तो आप रिस्क आइडेंटिफाई करेंगे, और रिस्क आइडेंटिफाई करने के बाद उसकी रिस्क की रैंकिंग स्टार्ट होगी कि उसमें प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट जो सी है वो किस रिस्क के ज्यादा है। So identification is the first thing, ranking of the risk is the second thing. So risk identification जो है ना वो प्रोजेक्ट मैनेजर को मतलब पता चलती है कि what risk can be considered based on the organizational strategy। ठीक है जी। So ये आपके डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जो कि जब सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि आपने रिस्क मैनेजमेंट की प्लानिंग करनी है, what how we will make the plan of the risk। so उसके बाद आपकी रिस्क आइडेंटिफिकेशन है कि आपने रिस्क को आइडेंटिफाई कैसे करना है, और रिस्क आइडेंटिफिकेशन कहते हैं कि इसमें और कौन सी टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जो कि रिस्क आइडेंटिफिकेशन में यूज होती हैं। फिर उसके बाद जब आपके पास सारे के सारे रिस्क आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो उसके बाद आपने इनके दो किस्म के एनालिसिस करने होते हैं, एक है क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस और एक है क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस मेनली डील्स विद द प्रोबेबिलिटी एंड इंपैक्ट ऑफ द रिस्क, यानी कि प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि मैंने ये देखना है कि ये जो रिस्क मैंने आइडेंटिफाई किया है इसके अकर होने के चांसेस कितने हैं, और अगर ये रिस्क अकर हो गया तो इसका इंपैक्ट कितना ज्यादा आएगा। Now these two things are basically probability and impact of the risk जो है ना वो इससे आप बेसिकली आइडेंटिफाई करेंगे। फिर उसके बाद आपका आ जाता है क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस। रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया, उनकी प्रोबेबिलिटी एंड इंपैक्ट आइडेंटिफाई कर लिया, और उसके बाद आपने पता चला कि यार ये वाले जो रिस्क हैं प्रोबेबिलिटी एंड इंपैक्ट मैट्रिक्स के अंदर ये सबसे हाई हैं, ये रेड रिस्क हैं। सो उन रिस्क को आप लोग लेके आएंगे क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस में। क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस के अंदर आप फर्दर डिग डाउन करेंगे कि क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस के अंदर आप कौन कौन सी ऐसी जो टूल्स हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया मॉन्टे कार्लो एनालिसिस है, टॉर्नेडो डायग्राम है। सो देयर आर वेरियस टूल्स नाउ अवेलेबल इन द मार्केट्स दैट टेक्स द एट्रीब्यूट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर रिस्क, यानी कि उसकी टाइमलाइंस, उसकी जो सी है सिवेरिटी, उसके ऊपर रिसोर्सेज जो असाइन करने हैं आपने उसके ऊपर। सो इन तमाम एट्रीब्यूट्स के बाद आपको वो जो सिमुलेशन है, वो जो सॉफ्टवेयर है दैट टेल्स यू कि आपका वो रिस्क आपके प्रोजेक्ट पे कितना ज्यादा इंपैक्ट कर सकता है। सो दैट इज फॉल्स अंडर द अम्ब्रेला। जी प्लीज
जी एजाज साहब। सर जिसमें आपने क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव को हम अगर ऐसे डिफाइन करें कि हमारी साख्त यानी हमारी मटेरियल को कितना नुकसान पहुंचा और साख यानी हमारी क्वालिटी को कितना नुकसान पहुंचा जो हम पे इम्पैक्ट बाहर से होगा। अगर हम कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो अगर कोई रिस्क ऐसा हो कि जिसकी वजह से हमारा मटेरियल बहुत ज्यादा डैमेज हो जाए या बंदे डैमेज हो जाए, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि उनके साथ साथ साख को भी खराब कर देते हैं। मिसाल के तौर पर हम किसी सोसाइटी में हैं, उस सोसाइटी की सिक्योरिटी से कोई ऐसा इशू हो जाता है तो उधर जो मतलब जो रिहायशी है उनको तो नुकसान, ये लेटेस्टली हुआ है, उनको तो नुकसान पहुंच जाता है, लेकिन वो जो इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी के ऊपर यानी वो क्वांटिटेटिव हो गया कि वहां से कितना सोना चोरी हुआ या कितना चीज चोरी हुई या कितना डैमेज कर गए वो। और साख ये है कि उसकी सिक्योरिटी कम थी तो उनकी साख को नुकसान पहुंचा गया। इसको डिफाइन हम ऐसे कर सकते हैं। जी एजाज साहब, मैं ना आपको एक छोटी सी, आप माशाल्लाह आपका एक्सपीरियंस और आपकी पार्टिसिपेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब लोग सेशन में पार्टिसिपेट करें, लोग सेशन में क्वेश्चंस पूछें, बेशक वो बहुत अच्छे हों, बेशक वो रेलेवेंट ना हो, आई रियली लाइक इट। लेकिन ना एजाज साहब, ये जो रिस्क्स की मतलब जो चीज आप आइडेंटिफाई करें ना, ये सॉर्ट ऑफ ऑपरेशनल जो है ना रिस्क्स के अंदर आ जाते हैं कि जब आपका एक ऐसा विजिट है जिसमें आपने देखना है कि क्या हमने अपने पूरे ऑपरेशन में किन की, यार ये बहुत अच्छी अप्रोच है कि आप जाने से पहले अपनी टीम के साथ तमाम चीजों को डिस्कस करें और उन चीजों को प्लान करें ताकि उन चीजों की चांसेस को कम किया जा सके, नेगेटिव इम्पैक्ट को, और उसमें पॉजिटिव चीजों को बढ़ाया जा सके। सो ये जो जिस चीज की आप बात करें, दीज आर दी ऑपरेशनल रिस्क। बट हम अगर बात करें प्रोजेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि यार हम लोगों ने फॉर एग्जांपल आप ही की नेवी की साइट के ऊपर हमने कोई भी ऐसी एक नई चीज करनी है जो कि फॉर एग्जांपल एक शिप हमने प्रोक्योर करना है किसी भी, आपने अपने नेवी में उसमें ऐड करने के लिए, तो अब वो आपके लिए एक प्रोजेक्ट है, क्योंकि आप एक नया शिप जो कि नई उसकी फंक्शनैलिटी के साथ, नए फंक्शंस के साथ जो कि मार्केट में इस वक्त मिल रहा है, तो आपने वो अगर प्रोक्योर करना है तो आपको उसकी पूरी रिस्क मैनेजमेंट करनी है कि वो आपके लिए किस तरह बेनिफिट है, आप उसको किस तरीके से प्रोक्योर करेंगे, अपनी सेल्फ उसकी जो असेंबलिंग है वो खुद करेंगे या किसी से करवाएंगे। तो आपने इन प्रोजेक्ट के रिस्क को आइडेंटिफाई करना है। सो यहाँ पे भी अगर हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट की, तो वो मेनली बात होगी प्रोजेक्ट्स के अंदर रिस्क को हमें किस तरीके से कैटर करना है और प्रोजेक्ट के रिस्क जो है ना वो कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं। सो ये जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, अभी हम आगे जाके इसको थोड़ा सा और दोबारा भी देखेंगे, तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिस्क की जब हम बात करते हैं तो क्वालिटेटिव का मतलब ये है कि अगर मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल यार इन दिनों के अंदर अगर हम कोई भी सी के करीब काम करेंगे तो उन दिनों में बहुत ज्यादा रेनी सीजन है और बहुत ज्यादा पानी वगैरह का खतरा है, तो वहां पे रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है जिसके उसकी अकरेंस के भी चांसेस ज्यादा हैं, और अगर फ्लड आ गया तो फ्लड आने के बाद उसका इम्पैक्ट भी जो है ना हमें नुकसान भी बहुत ज्यादा है। सो हमने ये कोशिश करनी है कि हम अपने इस प्रोजेक्ट की जो टाइमलाइंस हैं उस टाइम में रखें जिस वक्त फ्लड का और इन चीजों का सीजन ना हो। तो मैंने क्या किया, मैंने प्रोबेबिलिटी निकाली, उसका इम्पैक्ट निकाला, और इम्पैक्ट निकालने के बाद, और इसका प्रोबेबिलिटी इम्पैक्ट कैसे निकलता है कि यानी कि हम एक नंबर रख लेते हैं 1 से लेके 9 तक। सो 1 से लेके 9 तक अगर आपका, या 1 से लेके 10 तक का अगर आपका नंबर है, तो आपने कहा कि प्रोबेबिलिटी के चांसेस यानी कि रिस्क के अकरेंस के चांसेस 9 है और उसके इम्पैक्ट के चांसेस 10 है। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 10 का क्या मतलब, वो 90 नंबर आ गया एक रिस्क का। सो जो भी रिस्क आपका 70 75 से ऊपर जाएगा वो रेड रिस्क के अंदर आ जाएगा। सो क्वालिटेटिव, अब उसी को आप ले आओ नीचे क्वांटिटेटिव, क्योंकि यार ये तो बहुत खतरे वाली बात है, इसकी फर्दर इलेबोरेशन हमें करनी पड़ेगी कि और इसको हम डिटेल में किस तरीके से इसके रिस्क मिटिगेशन कर सकते हैं। सो ये आपका
क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस की बात हो जाएगी। तो जब आप क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस को क्रॉस करेंगे तो देन यू विल कम अलोंग द रिस्क के अब हमने तो रिस्क तो आइडेंटिफाई कर लिया है, क्वालिटेटिव एनालिसिस भी कर लिया है, क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस भी कर लिया है। अब हम इन रिस्क के रिस्पॉन्सेज पे काम करना है, यानी कि नेगेटिव रिस्क के रिस्पॉन्सेज अलहदा होंगे और पॉजिटिव रिस्क के रिस्पॉन्सेज अलहदा होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल दो कंपनीज हैं, नोकिया और सिमंस है। नोकिया सिमंस उनसे ना आपस में अपना ज्वाइंट वेंचर कर देते हैं, अपना मर्जर कर देते हैं, तो उन्होंने एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए मर्जर तो नहीं किया, उन्होंने तो बेसिकली ज्वाइंट वेंचर यानी कि अपनी चीज को सेल करने के लिए स्ट्रेंथ्स को इकट्ठा करके ये रिस्क लिया है। सो आपने पॉजिटिव रिस्क स्ट्रेटजीज अलग हैं, नेगेटिव रिस्क स्ट्रेटजीज अलग हैं, तो इसके हवाले से आपने रिस्क को आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक जो है ना इसका स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर दिया कि रिस्क मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर होता कैसे है। ठीक है, ये प्लान रिस्क मैनेजमेंट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू कि जी आपने वो वाली तमाम चीजें डिफाइन करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमने फैमिली के साथ रावलपिंडी से कराची बाय रोड जाना है, तो हम कहते हैं कि यार बाय रोड जाएंगे तो क्या बस गाड़ी में बैठेंगे और बस निकल जाएंगे और ये भी नहीं देखेंगे कि हम किधर जा रहे हैं। हमने तो भाई ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर का सफर तय करना है, तो हमें उसमें देखना पड़ेगा कोई फैमिली है, बच्चे हैं, लेडीज हैं, फिर हमने कौन कौन सी जगह पे रुकना है, हम कितने बजे चलेंगे, कितने बजे पहुंचेंगे, किस जगह स्टे करेंगे, उधर से कितने बजे चलेंगे। दिस इज हाउ वी विल मेक द प्लान फॉर द रिस्क मैनेजमेंट कि हम रिस्क मैनेजमेंट हमने कैसे करनी है, उसकी मेथडोलॉजी क्या होगी, उसकी स्टेक होल्डर टॉलरेंसेस क्या है। मतलब ये तमाम चीजें जो कि आपकी स्लाइड पे शो हो रही हैं, यू नीड टू आइडेंटिफाई कि आपने रिस्क मैनेजमेंट में क्या क्या काम करने हैं, बजाय इसके कि बस पहले से शुरू चलो भाई रिस्क आइडेंटिफाई करना शुरू करो सारो, हाँ भाई तुम अपना बताओ तुम्हारा रिस्क क्या, तुम अपना बताओ, ये नहीं पता कि हम कर क्या रहे हैं, क्या हमने ये डिफाइन किया है कि हमने ये काम करने हैं। सो दिस इज हाउ यू विल डिफाइन दी रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज इन द रिस्क मैनेजमेंट प्लान, और आप उसमें सारी चीजों को अपनी पॉलिसीज बनाएंगे रिस्क मैनेजमेंट की, आप ग्राउंड रूल्स बनाएंगे, आप प्रोसीजर्स बनाएंगे, आप टेम्पलेट्स बनाएंगे, आप स्टेक होल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लगाएंगे कि रिस्क मैनेजमेंट में किसने क्या करना है। सो ऑल दीज वुड बी डिफाइंड इन द रिस्क मैनेजमेंट प्लानिंग। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन जी? हु इज विद एच? ये एच के साथ कौन लॉगिन है? इनका भी इंट्रोडक्शन लतीफ साहब ने तो अपना वो क्या कहते हैं ओपन कर दिया है, लेकिन एच में कौन है? HR है प्रोबेबली ये, दिस इज HP। HP के साथ किसने लॉगिन किया हुआ है? अच्छा जी काजी साहब साथ हैं, कासिम आप साथ हैं? ओके, दिस इज फरियाद, राइट जी मैं साथ हूँ जी। ओके ओके, थैंक यू। सो ये एक छोटा सा उसके एक सिचुएशनल क्वेश्चन था दैट यू आर इन द प्रोसेस which helps you evaluate the effectiveness of risk process throughout the project. Which of the following documents will not be updated here? मतलब रिस्क के अलावा कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि रिस्क के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है जी? एनी आइडिया? assumptions log, issue log, risk report, change log? जी एनी आइडिया जी? एजाज साहब कुछ इसमें आपको जहन में आ रहा हो या एजाज कुछ बताना चाहें? जी सर, जो हम अपने खतरात गिनते हैं उनको लॉग इन करते हैं कि हमारे साथ ये वाकया या ये चीज हो सकती है या ये तो हमारे पास तो उधर कार्ड होते थे, पिंक कार्ड, ब्लू कार्ड, मुख्तलिफ, उस पे लिखे होते थे कि हमने ये चीज करनी है तो ये चीज अवॉइड हो जाएगी। सही है। इसी तरीके से अगर उस दरमियान में कोई चीज होती थी तो वो हो जाती थी, तो उसको फिर हम रिपोर्ट कर लेते थे कि हमारे साथ इस वक्त ये काम हो गया, वो रिपोर्टेड चेक हो जाता है और चेंज लागिए कि उसके अल्टरनेटिव हमने फिर क्या कर लिया।
ठीक है। तो हमारे यहाँ अब तो ये इसमें आप सिस्टम चलता देखें है। तो इसमें आप देखें तो तीन चीजें बड़ी क्लियर नजर आ रही हैं। एक आपकी एजम्पशन लॉग है, एक आपका इशू लॉग है और एक आपका चेंज लॉग है। देखें ये तीनों चीजें जो सी है ना वो अपडेट होंगी, बिकॉज लॉग हमेशा अपडेट होता है। लेकिन एक चीज है वो है रिस्क रिपोर्ट। जब आपने अपने प्रोजेक्ट की रिस्क रिपोर्ट इशू कर दी है, so that is not basically intending towards the updating the risk report, ठीक है। वो रिस्क रिपोर्ट आपकी जब एक दफा इशू हो गई है, सो अगर रिपोर्ट आनी है या कुछ में चेंजिंग आनी है तो वो दैट इज अ डिफरेंट, तो वो इसलिए रिस्क रिपोर्ट इज द वन दैट विल नॉट बी अपडेटेड हियर। अच्छा जी, चलें ये मैंने आपको सेकंड वाला थोड़ा सा आइडिया दे दिया है, तो इसलिए इसकी आई थिंक जरूरत नहीं है। अच्छा, व्हाट इज रिस्क आइडेंटिफिकेशन? रिस्क आइडेंटिफिकेशन इज द मैं समझता हूं कि अगर हम रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो रिस्क मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहला जो आपका प्रोसेस होता है उसको कहते हैं रिस्क, मतलब प्रैक्टिकली रिस्क मैनेजमेंट शुरू जो हम कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं? रिस्क आइडेंटिफिकेशन, यानी कि रिस्क को आइडेंटिफाई करना है। रिस्क आइडेंटिफिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसको कहते हैं रिस्क रजिस्टर। एजाज साहब इसको सेकंड करेंगे कि रिस्क रजिस्टर इज द डॉक्यूमेंट जिसमें आपने अपने प्रोजेक्ट के रिस्क सोचने शुरू कर। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं, क्या ये रिस्क जो सा है वो शिप का कैप्टन जो सा ना वो आइडेंटिफाई करता है, या प्रोजेक्ट का शिप? इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि एजाज साहब नेवी से हैं, तो मैंने कहा चलो उनकी भी थोड़ा साथ साथ उनकी यादें ताजा हो जाएंगी। प्लस ये रिस्क के जो रिस्क आइडेंटिफिकेशन है, मेरा क्वेश्चन ये, क्या ये प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है या ये पूरी टीम का काम है रिस्क आइडेंटिफाई करना? जी लतीफ सर साहब। ये I think all the stakeholders which are related to any of the project, they are basically involved in risk identification. वो क्यों सर? अब इंचार्ज तो प्रोजेक्ट मैनेजर है, व्हाई द टीम इज इन्वॉल्व्ड? टीम को तो इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। लेकिन उसमें ये है कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर है तो वो इफेक्टिवली जो है वो अपने टीम मेंबर से इनपुट लेता है ना। तो लेकिन अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल तो प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो टीम को तो डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए हमें। नहीं, but you are asking it from the point of view of his responsibility, that the ultimate responsibility will go to him, or you are basically interested to find the actual risk related to any of the project? ठीक है, ठीक है जी। चले, मतलब ये है कि देखें, रिस्क तो इट्स नॉट ए वन मैन जॉब। फॉर एग्जांपल, इफ देयर इज प्रोजेक्ट इन एनी ऑफ द लोकेलिटी, तो उसके तमाम स्टेक होल्डर्स जो होंगे, दे आर बेसिकली द बेस्ट जजेस फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ दोज प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो चलें तो इसके वो उस ऊपर बात से देखें, अगर आप रिस्क की आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल आई एम बेसिकली इन्वॉल्व्ड इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट फील्ड, so if I am interested to find out any of the risks for any of the crop, so I will definitely ask from farmers that whether they are facing some risk which they want to share with me related to any of the crop. So those stakeholders, for instance the farmer, they are directly involved for risk identification of that very crop. ठीक है। अच्छा, मैं मतलब मेरा अपना ख्याल है कि आप ना टीम को बेचारी को वैसे ही इसके अंदर वो ला रहे हैं, कल को सारे टीम को पकड़ के पूछेंगे भाई आपने ये चीज बताई थी, तो अल्टीमेट तो फंदा प्रोजेक्ट मैनेजर के ऊपर जाना चाहिए। लेकिन चलें बाकी पार्टिसिपेंट की फीडबैक ले लूं, फिर उसके बाद आपकी तो इसमें सर मेरा अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, हम जब टीम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो व्हाट्स द बेसिक पर्पस ऑफ द टीम मैनेजमेंट? आप यानी सेंट्रलाइजेशन ऑफ द अथॉरिटी पे जाते हैं या डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द अथॉरिटी पे जा रहे हैं? सर अच्छा चले लतीफ साहब, अभी आप साथ ही हैं तो मेरा ख्याल है इधर ही इसको डिस्कस करता हूं। यू आर एब्सोल्युटली राइट सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज देखें जी बात यह है कि प्रोजेक्ट मैनेजर is not someone who is the brain of 25 or 100 or 200 people. Project manager is the one who has to project manager। मैं एक्चुअली लतीफ साहब मेरी ड्यूरिंग द सेशन में एक चीज को थोड़ा सा कोशिश करता हूं, बिकॉज हमारे जो जहन है ना वो उनको जब तक थोड़ा सा एक शॉक नहीं आता तो उस वक्त तक उसकी थॉट्स चेंज नहीं होती।
सो मेरा जी जी पॉइंट ऑफ व्यू, बाकी पार्टिसिपेंट आप तो बिल्कुल ठीक बात कर रहे थे और मुझे इस चीज का बिल्कुल आइडिया भी है, बट मैं फॉर द सेक ऑफ अदर पार्टिसिपेंट्स हु माइट से नहीं सर ये तो प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है, और नॉर्मली हमारे इधर इसी तरह से सोचा जाता है। बात सुने, बात यह है कि प्रोजेक्ट मैनेजर इज द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट एक्टिविटीज ड्यू टू एनी ऑफ द रीजन, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर का काम तमाम के तमाम स्टेक होल्डर से, अब आपने कॉर्प की बात की, मैंने टेक्निकल इश्यूज की बात की, किसी ने फाइनेंशियल इश्यूज की बात की, प्रोजेक्ट मैनेजर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट तो नहीं है ना जो कि वो तमाम चीजों के रिस्क बता सकेगा। तमाम चीजों के रिस्क तो आइडेंटिफाई करेंगे रिस्पेक्टिव टीम मेंबर्स। हर चीज जो रिस्क बोला जाएगा, जो डिपार्टमेंट, जो इंडिविजुअल, जो उस एरिया के एक्सपर्ट है, वो उसका रिस्पॉन्सिबल है कि जब उसने रिस्क बताया था, उसकी रिस्क प्लानिंग की गई थी, उसको रिस्क का ओनर बनाया गया था, उसने रिस्पेक्टिव एक्शन लेना था, सारी चीजें उसको रिस्क मैनेजमेंट प्लान के अंदर रिस्क आइडेंटिफिकेशन में दी हुई थी। व्हाई ही और शी डज नॉट कंपाइल, और उसने उस चीज को क्यों इंप्लीमेंट नहीं किया? प्रोजेक्ट मैनेजर का काम उनसे तमाम के तमाम रिस्क आइडेंटिफाई करवाना है। रिस्क आइडेंटिफिकेशन के अंदर अगर कोई नया रिस्क आ जाता है जो कि टीम ने नहीं बताया, तो उसकी रिस्पॉन्सिबल टीम है, प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं है, बिकॉज दे हैव नॉट हाईलाइटेड the details and they are held accountable in front of management. Why at the time of risk management, risk identification, they have not highlighted that this risk can impact on our project badly और हमारा प्रोजेक्ट खराब हो सकता है। सो रिस्क आइडेंटिफिकेशन का मतलब यह है कि आपने तमाम टीम को, तमाम स्टेक होल्डर्स को, तमाम रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स को इकट्ठा करना है, उनसे रिस्क आइडेंटिफाई करवाना है, और वो रिस्क आइडेंटिफिकेशन की रिपोर्ट मैनेजमेंट को प्रेजेंट करनी है। मैनेजमेंट ने उस चीज का अप्रूवल देना है, जो जो लोग अपने रिस्क आइडेंटिफाई करेंगे उनके सिग्नेचर्स लेने हैं, और ये चीज भी वहां पे लिखनी है कि कोई भी मेजर रिस्क जो अगर अभी हाईलाइट नहीं किया जा रहा, इफ दे कम अप इन द फ्यूचर और कोई मेजर, तो द इंडिविजुअल टीम मेंबर वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, नॉट द प्रोजेक्ट मैनेजर एट ऑल, बिकॉज प्रोजेक्ट मैनेजर का काम रिस्क आइडेंटिफाई नहीं, प्रोजेक्ट मैनेज करना है। जो सब्जेक्ट मैटर डिटेल्स हैं वो तो उन्होंने देनी है जिन्होंने वो उस एरिया में, जो फाइनेंस के लोग हैं, जो प्रोक्योरमेंट के लोग हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, ये लोग, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। So you are absolutely right that risk identification will always be done by the respective team members. फिर उसके बाद आपके risk identification आपकी कैसे होती है? देखें, बहुत इजी सी बात है। रिस्क आइडेंटिफिकेशन आपने अपने मीटिंग्स करनी है, आपने स्टेक होल्डर्स के साथ कॉन्फ्रेंसेस करनी है, आपने गेट टुगेदर करनी है, आपने अपने प्रीवियस डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर काम करना है, आपने मुख्तलिफ लोगों से डील करना है, मतलब उनसे इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, आपने कोई इंफॉर्मेशन गैदरिंग टेक्निक्स यूज करनी है, क्वेश्चनर्स एंड सर्वेज यूज करना है, आपने 1-to-1 सेशंस करना है। सो ये तमाम चीजें हैं रिस्क को एलिसिट करवाने का। ये टर्म एलिसिट को समझिएगा। टर्म एलिसिट का मतलब है कि आपने उनसे उनके दिमाग की सारी चीजें पेपर पे लेके आनी है, सो दैट कैन बी डॉक्यूमेंटेड इन द प्रोजेक्ट प्लानिंग स्टेज, और उसको उसमें हम लेके आ सकें। सो देयर कुड बी डिफरेंट गैदरिंग टेक्निक्स, ब्रेनस्टॉर्मिंग है, इंटरव्यूज है, 1-to-1 सेशंस है, आपकी ग्रुप मीटिंग्स हैं, आपकी, सो देयर कुड बी डिफरेंट सेशंस जो कि आप उस पे करेंगे। सो दिस इज हाउ यू विल आइडेंटिफाई द रिस्क इन द रिस्क रजिस्टर। सो रिस्क टॉलरेंस की भी अभी हमने बात कर ली थी और ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। सो रिस्क आइडेंटिफिकेशन के अंदर एक और टेक्निक यूज हो सकती है जिसको कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम कहा जा सकता है, फ्लो चार्ट्स कहा जा सकता है, इन्फ्लुएंस डायग्राम्स कहा जा सकता है। बट द पॉइंट यहाँ पे मुझे और आपको समझने की और अंडरस्टैंड करने की ये जरूरत है कि रिस्क आइडेंटिफिकेशन, जैसे एजाज साहब ने कहा कि हमारे शिप में ये भी रिस्क हो सकता है, ये भी रिस्क हो सकता है, ये भी रिस्क हो सकता है, तो मुझे ये चीज देखनी है। इसी तरीके से अगर मैं देखूं तो मेरे इसी प्रोजेक्ट के अंदर, मैं फॉर एग्जांपल मैं एक टेलीकॉम इंजीनियर हूं, मैंने टेलीकॉम का $multi-million प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है। सो मेरे लिए उसके रिस्क को आइडेंटिफाई करना और उसके रिस्क को देखना बहुत आसान है।
सो लाइकवाइज जो जिस डोमेन का एक्सपर्ट है वो अपनी डोमेन के रिस्क आइडेंटिफाई करता है और अपने रिस्क रजिस्टर बनाता है। तो अब नाउ दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोसेस। देख आपके पास रिस्क कौन कौन से हैं, उसके रूट कॉजेज ऑफ रिस्क क्या हैं, रिस्क की कैटेगरी यानी कि फाइनेंशियल रिस्क है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्क है, टेक्निकल रिस्क है, यानी कि आरबीएस जिसको कहते हैं, रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर यहाँ पे आप बना सकते हैं और फिर उसके पोटेंशियल रिस्क रिस्पॉन्सेज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाती है आपके पास क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस। क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस का क्या मतलब है? क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस का मतलब है कि आपने उसकी प्रोबेबिलिटी एंड इंपैक्ट को आइडेंटिफाई करना है। प्रोबेबिलिटी एंड इंपैक्ट, अब देखें अब ये जो आपके पास ये जो चार्ट नजर आ रहा है, अगर आप इस सिर्फ एक ग्रिड को देखें, अब आप दोनों हाई ग्रिड को देखें, कॉन्सिक्वेंस और फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी भी हाई हो गई यानी कि इस जगह पे हाईएस्ट रिस्क पे आ गई और कॉन्सिक्वेंस भी हाईएस्ट रिस्क पे आ गया, तो फिर तो भाई वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। तो क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस इज समथिंग दैट यू नीड टू basically register each and every risk on your risk register, and once for example मैं कहता हूं हमने 100 रिस्क आइडेंटिफाई कर लिए हैं, 100 रिस्क के ऊपर अब हर रिस्क का जो है ना, और उसके 100 रिस्क, और एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखिएगा, अब मैं आपको ना एक वैसे एक और क्रक्स बताता हूं, सीरियल नंबर, रिस्क का नाम, रिस्क का जो हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचते, लेकिन जो लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना चाहते हैं उनके लिए बड़ी चीजें आसान हो सकती हैं अगर उन टूल्स एंड टेक्निक्स को वो सोचें और अप्लाई करें। अब ये जो मैं आपको एक टेम्पलेट के नाम बताने जा रहा हूं, आप अगर ये वाली चीजें अपने रिस्क मैनेजमेंट रजिस्टर में यूज करें तो आपकी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आसान हो जाएंगी। सबसे पहला, रिस्क का क्या नाम है, ठीक है। दूसरा, उस रिस्क का आपके प्रोजेक्ट पे इंपैक्ट क्या है। तीसरा, उसके रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स कौन है उस रिस्क से रिलेटेड। चौथा, उस रिस्क को हैंडल करने वाला इंडिविजुअल, उसको कहते हैं रिस्क ओनर, उसका रिस्क को हैंडल करने वाला बंदा, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर ने रिस्क 100 रिस्क को उसने मैनेज करना है, तो बाकी स्टेक होल्डर को जाके कौन मैनेज करेगा, बाकी एक्टिविटीज को कौन प्लान करेगा। तो हर अपने डिपार्टमेंट का रिस्क ओनर होगा। सो उस रिस्क का ओनर कौन है, फिर उस रिस्क को आपने उसके ऊपर रिस्क रिस्पॉन्स, जी 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 प्लीज जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, किसी का कोई क्वेश्चन है? सो आपका उसके बाद उसके रिस्क रिस्पॉन्स स्ट्रेटेजी क्या है। अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि यार ये रिस्क जो है ना, अगर मेरा और यूनाइटेड नेशन का आपस में जॉइंट वेंचर हो जाता है, देन वी कैन मेक एन एक्सीलेंट, अपने ट्रेनिंग एक्टिविटीज हम लेके चल सकते हैं। सो हम कहते हैं कि यार इसके लिए जो मर्जी आपको जो है ना वो इवेंट्स करने पड़ते हैं, उनको खुश करना पड़ता है, इसके लिए करना है हमने। सो इसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव रिस्क। क्यों? बिकॉज अब ये है कि इसमें अब रिस्क स्ट्रेटेजी क्या होगी, आप कहोगे कि हम इसको एक्सप्लॉइट करने के लिए, इस रिस्क को इसकी इंप्लीमेंटेशन करने के लिए हम, तो आपने वो स्ट्रेटेजी बतानी है कि आपका रिस्क स्ट्रेटेजी क्या होगी। फिर उसके बाद आपने फ्रीक्वेंसी ऑफ रिस्क लिखनी है कि ये वाला रिस्क आपके प्रोजेक्ट में इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, हर 2 महीने बाद ये रिस्क आ रहा है आपके पास, वन से ना प्रोजेक्ट ये रिस्क आता है, किस किस्म का ये रिस्क है। अगर आपके पास फ्रीक्वेंट रिस्क आ रहा है और पिछले प्रोजेक्ट्स में भी आ रहा है, तो आपने लेसन लर्न देखने हैं कि हाउ टू टैकल दैट पर्टिकुलर रिस्क। तो ये जितनी चीजें मैंने अभी आपको बताई हैं, ये बहुत प्रैक्टिकल, और अगर रिस्क मैनेजमेंट अप्लाई की जाए, सो दिस इज एन एक्सेलेंट रजिस्टर या टेम्पलेट जिसमें एक प्रोजेक्ट मैनेजर को अपने पूरे प्रोजेक्ट के रिस्क बहुत क्लियरली नजर आ सकते हैं और उसको पता चल सकता है कि यार मैंने इन चीजों का ध्यान करना है और इन चीजों के लिए मुझे इन स्टेक होल्डर्स के साथ क्या क्या बातचीत करनी है। सो मैं अपना, मेरा पर्सनल जो ओपिनियन है कि किसी भी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो तो वो एक ऐसा वॉर रूम होना चाहिए जिसमें उस पूरे प्रोजेक्ट की डिटेल्स आ रही हो, वो पूरे का पूरा प्रोजेक्ट उन वॉल्स के ऊपर लिखा हुआ हो, उसकी प्रोग्रेस हो, उसके माइलस्टोन्स हो, उसके रोड मैप्स हो, उसकी प्रॉब्लम्स हो, उसकी अचीवमेंट्स हो, सब की सब चीजें आपकी टीम, आपकी मैनेजमेंट आपके प्रोजेक्ट के गोल्स को अचीव करने के लिए वहां पे होने चाहिए। सो दोज आर दी
क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस, जिसमें आपने प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट आइडेंटिफाई करना है, और प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट के बाद आपने ये वाली रैंकिंग आइडेंटिफाई करनी है कि कौन से रिस्क आपके बहुत रेयर हैं, कौन से रिस्क बहुत फ्रीक्वेंट हैं, और कौन से रिस्क जो सा है हाई इंटेंसिटी के हैं, सो दैट वी कैन टेक दोज रिस्क इनटू दी क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हम इसके लिए नंबर डिफाइन करते हैं, वो आप बेशक उसको 0 से 9 कर लो, 0.1 से 0.9 कर लो, तो ये मतलब इस तरीके के आपके जो थे ना वो रिस्क आ रहे होते हैं। सो जब आपके क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस आपके पास हो जाएगा तो फिर आप मूव कर जाओगे उन्हीं रिस्क के ऊपर क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस के ऊपर। अब आप देखें, मैं जो आपसे बात कर रहा था कि क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस की डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई होंगी उन रिस्क के ऊपर। सबसे पहली एक्सपर्ट जजमेंट, कि आपने किसी एक्सपर्ट से उस रिस्क के बारे में पूछना है कि जनाब ये रिस्क अगर हमारे प्रोजेक्ट पे आता है तो हमें क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी पड़ती है। ठीक है सर। सो आपका जो सा है रिस्क मैनेजमेंट में आपका एक्सपर्ट जजमेंट है, आपकी इंटरव्यूज हैं, आपकी एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू है जिसको EMV कहा जाता है, आपकी मॉडलिंग एंड सिमुलेशंस हैं, सेंसिटिविटी एनालिसिस। ये जो रिस्क मैनेजमेंट की फर्दर फील्ड में जो हाई लेवल एक्सपर्टीज हैं, वो आप इन चीजों को यूज करते हुए अपनी क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस को आइडेंटिफाई करते हैं कि आपके प्रोजेक्ट के क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस। अब जैसे मैं आपको शुरू में भी एक्सप्लेन किया कि हम करते क्यों है क्वांटिटेटिव, बिकॉज हमें उसके एट्रीब्यूट्स और ऐसे फैक्टर्स जो कि हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, बट वेरियस एट्रीब्यूट्स मेक सम नंबर्स, कि इस रिस्क के लिए हमें क्या चीजें अडॉप्ट करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्क इवेंट्स के बारे में हमने आइडेंटिफाई करना है, आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ मीटिंग प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स कितने। अब ये वो कुछ क्वांटिटेटिव फैक्टर्स हैं जिसके अंदर आप अपनी क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है। सो आपका क्वांटिटेटिव में जैसे मैंने आपको बताया एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू है, टॉर्नेडो डायग्राम है, डिसीजन ट्रीज हैं, these are the quantitative risk analysis that must be caters। अब मॉन्टे कार्लो एनालिसिस एक सिमुलेशन टेक्निक है और एक कंप्लीट इसकी अंडरस्टैंडिंग है जो कि मॉन्टे कार्लो एनालिसिस कैसे करते हैं, कैसे रिस्क फैक्टर्स को देखते हैं। सो दिस इज हाउ यू डिफाइन दी क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस। अच्छा, इसके बाद हम मूव कर देते हैं रिस्क रिस्पॉन्सेस की तरफ कि आपके रिस्क रिस्पॉन्स क्या है। रिस्क रिस्पॉन्स बेसिकली मैंने जैसे आपको शुरू में बताया था कि दो किस्म के रिस्क रिस्पॉन्सेज हैं, एक आपके पॉजिटिव रिस्क रिस्पॉन्स है और एक आपका नेगेटिव रिस्क रिस्पॉन्स है। पॉजिटिव रिस्क रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है कि आपने अब मैं बजाय इसके कि आपको अब आपको ये स्क्रीन पे भी मैं दिखा रहा हूं कि पॉजिटिव रिस्क रिस्पॉन्स और नेगेटिव रिस्क। अब मैं एक बॉक्स अपॉर्चुनिटी का टॉप लेफ्ट और थ्रेट का टॉप लेफ्ट, एक्सप्लॉइट और अवॉइड, यानी कि ये पॉजिटिव रिस्क की स्ट्रेटजीज है और ये नेगेटिव रिस्क की स्ट्रेटजीज है। पॉजिटिव रिस्क अगर हमें कोई नजर आ रहा है तो हमने क्या करना है कि हमने उस रिस्क को एक्सप्लॉइट करना है, हमने उस रिस्क को इंप्लीमेंट किसी तरीके से उसको कोशिश करनी है कि वो अकर हो ताकि हमारी जो इंटेंशन है वो अचीव हो सके। सो रिस्क एक्सप्लॉइटेशन जो सी है इज द पॉजिटिव कि आपने उस रिस्क, और दूसरी साइड पे रिस्क अवॉइडेंस, यानी कि फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि यार ये वाला जो रोड है ये सेफ नहीं है, सो बेटर टू यूज द अदर रूट। सो आपने क्या किया, उस रिस्क को जो आपको उस रोड पे नजर आ रहा था आपने उस रिस्क को अवॉइड कर दिया। अच्छा, ये रिसोर्स इसके ऊपर बेहतर नहीं है, आप कोशिश करो इसको एक्सपेरिमेंट ना करो, रिमूव इट, इसको इस रिसोर्स को इसके ऊपर आप इंप्लीमेंट ना करें। सो यू आर अवॉइडिंग द रिस्क, इसको रिस्क अवॉइडेंस कहते हैं। अब इसमें एक और एग्जांपल भी है, मैं आपको इसकी एग्जांपल भी एक बता देता हूं। अब जैसे फॉर एग्जांपल दो इंजीनियर्स हैं और उन इंजीनियर्स को हमने किसी काम से कोयटा भिजवाना है या कराची भेजना है और उनको बाय एयर भेजना है, तो हम कहते हैं कि यार वाई टू टेक एनी रिस्क के जी दोनों को एक ही प्लेन में आप भेजें, सो कोई भी मिस फॉर्चून हो सकता है, सो व्हाई नॉट टू सेंड देम फ्रॉम द मॉर्निंग एंड वन इन द इवनिंग। सो दोनों को, सो व्हाट वी डिड कि हमने उस एक नेगेटिव रिस्क को, उसके इंपैक्ट को कम करने की कोशिश किया है एंड वी ट्राई टू मिटिगेट द रिस्क। अब एक तरफ क्या है, रिस्क एनहांसमेंट, increase probability
और इम्पैक्ट ऑफ दी, और दूसरा रिस्क मिटिगेशन, यानी कि रिस्क को मिटिगेट करें, कम करें, उसकी इंटेंसिटी को कम करें। कोई एक आपका जो लेबर है आपकी किसी जगह पे काम कर रही है, तो उसकी हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए देयर मस्ट बी समथिंग ऑन द ग्राउंड कि खुदा ना खास्ता अगर वो गिर भी जाए तो उसके लिए वहां पे कोई सेफ्टी मेजर्स लिए हुए हों, सो दैट उसको ज्यादा नुकसान हो। सो दिस इज हाउ यू आर बेसिकली मिटिगेटिंग, कम करने की कोशिश करते हैं रिस्क को, ताकि उसका इम्पैक्ट कम हो। फिर एक आता है उनका रिस्क, पॉजिटिव में आता है रिस्क शेयरिंग। जैसे मैंने आपको कहा था, नोकिया सिमेंस ने एक दूसरे के साथ अपने पॉजिटिविटीज शेयर की और मार्केट में बिजनेस करने की कोशिश की, तो इसको कहते हैं रिस्क शेयरिंग। जॉइंट वेंचर्स जो उनसे हैं, जितने भी जॉइंट वेंचर्स हैं उनको रिस्क शेयरिंग कहा जाता है। फिर ऑन द अदर साइड एक और चीज आती है जिसको कहते हैं रिस्क ट्रांसफरेंस। ये नेगेटिव रिस्क है। रिस्क ट्रांसफरेंस, नेगेटिव रिस्क क्या है? इसको बेसिकली कहा जाता है जैसे हम कोई भी अपने प्रोजेक्ट पे, अपने घर में, अपनी गाड़ी, हम कोई इंश्योरेंसेस लेते हैं। जब हम किसी से इंश्योरेंस लेते हैं तो इसका क्या मतलब है कि हमें अगर कोई नेगेटिव इंपैक्ट आए, अगर कोई नेगेटिव चीज हो, तो वो चीज शेयर ट्रांसफर हो जाए किसी दूसरे बॉडी के साथ, जो कि हमारा फाइनेंशियल और हमारा लॉस जो है ना वो शेयर कर सके। सो यहाँ पे रिस्क ट्रांसफरेंस है, यानी कि आपने अपना रिस्क उसके साथ आपने शेयर कर दिया। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू यूज द रिस्क ट्रांसफरेंस एंड रिस्क शेयरिंग। ठीक है जी, ये इसका हो गया। सो फिर उसके बाद कुछ आपके रिस्क्स होते हैं जिसको आपने मॉनिटर करना है। उसमें आपका रिस्क ऑडिट्स हैं, रिस्क वर्क अराउंड्स हैं, आपके रिस्क असेसमेंट्स हैं। रिस्क ऑडिट्स क्या है कि आपने जो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज बनाई हैं, जो आपने रिस्क इंप्लीमेंटेशन किया, यू हैव टू बेसिकली सी दी परफॉर्मेंस ऑफ योर रिस्क मैनेजमेंट। तो आप उसमें जो ऐसी चीजें जो कि आपके उसमें रिस्क मैनेजमेंट में कोई पॉजिटिविटी या कोई रोल नहीं लेके आ रहे, उसको आप जो सा है काम करने की कोशिश करते हैं, यानी कि उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं और उसको इम्प्रूव करते हैं। जैसे जो ऑडिट का मेन प्रोसेस होता है, यानी कि आपने गैप्स को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, फिर इसी तरीके से कुछ आपके रिस्क की टाइप्स होती हैं जिसको कहते हैं सेकेंडरी रिस्क। सेकेंडरी रिस्क किसको कहते हैं? सेकेंडरी रिस्क कहते हैं आपके बेसिकली जो रिस्क रिस्पॉन्स स्ट्रेटेजी जब आपने अप्लाई किया और उस रिस्पॉन्स स्ट्रेटेजी की वजह से कोई और ऐसा रिस्क जो सा ना वो पॉपअप हो गया, और रिस्क ने जो सा है वो बजाय इसके आपने एक स्पीड ब्रेकर लगाया अपने उस हाउसिंग सोसाइटी में, और वो पॉजिटिव की बजाय उधर किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो एक नया रिस्क खड़ा हो गया। सो इसको कहते हैं सेकेंडरी रिस्क। इसको बेसिकली ये फिर एक टर्म होती है जिसको कहते हैं वॉच लिस्ट। वॉच लिस्ट के अंदर वो वाले रिस्क आते हैं जो कि जिसकी प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट लो है। वॉच लिस्ट का मतलब ये नहीं है कि सीवियर रिस्क उसमें वॉच करने आपने, इसका मतलब यह है कि आपने कुछ ऐसे रिस्क आइडेंटिफाई करने जिसकी प्रोबेबिलिटी इम्पैक्ट लो है, लेकिन आपने उसको कॉन्टिन्यूअली किसी ऐसी जगह पे लिख लेना है कि आफ्टर सम टाइम आप उसको जो सा है रिव्यू करें, और अगर उसमें कुछ इंक्रीज आ रहा है तो मे बी वो आपके सीवियर रिस्क के अंदर कन्वर्ट ना हो जाए, तो उसको आप एक वॉच लिस्ट के अंदर कंसिडर कर सके। सो ये थोड़ी सी एक अंडरस्टैंडिंग है रिस्क की, रिस्क मैनेजमेंट की। मतलब आपने जो होता है ना प्रोजेक्ट के अंदर जब रिस्क आपने देखने हैं, सो उसको डॉक्यूमेंट करना है, उसको लिखना है, उसको एवेल्युएट करना है। और रिस्क मैनेजमेंट रिस्क रजिस्टर इज अ लाइव डॉक्यूमेंट। ये याद रखिएगा कि रिस्क रजिस्टर इज ऑलवेज अ लाइव डॉक्यूमेंट, नॉट अ बेसिकली अ स्टैटिक और वन टाइम डॉक्यूमेंट। जब भी आपका प्रोजेक्ट शुरू होता है, जो रिस्क आइडेंटिफाई होते हैं, जरूरी नहीं होता कि एंड तक वो वाले रिस्क जो है ना वो उसी तरह रहे, उनकी इंटेंसिटी भी वही रहे, उसका ओनर भी वही रहे, उसकी। सो दिस इज अ लाइव डॉक्यूमेंट एंड इट वुड बी अपडेटेड थ्रू आउट द प्रोजेक्ट, और उसमें आप रिस्क को ऐड भी करते जाते हैं, रिमूव भी करते जाते हैं, और उसको थ्रू आउट द प्रोजेक्ट आप मेंटेन करते हैं। सो ये थोड़ा सा जो एक ओवरव्यू था जो आई वांट टू शेयर इट विद यू, और आपको प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट के बारे में चीजें कुछ शेयर करना चाह रहा था। अब इसमें आपका कोई भी फर्दर कोई आप इसमें अंडरस्टैंडिंग लेना चाह रहे हो प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से,
आप साकिब से भी मेरी अगर आपको कोई डिटेल्स चाहिए हो तो आप साकिब से और या सर फजले मुकीम से यू कैन आस्क, और if there is any question now तो you can ask me के आप so that I can clear it please. जी लतीफ साहब, जी एजाज साहब प्लीज। सर ये स्लाइड्स जो आपने बनाए वो अगर अवेलेबल हो जाए हमें तो इसकी हम एक डॉक्यूमेंटेशन कर लेंगे तो हमें थोड़ा इससे मिलता रहेगा। सर मैं जरूर आपको ये, मैं अभी साकिब को ये स्लाइड्स दे देता हूँ तो साकिब इंशाल्लाह आपको जो है ना ये स्लाइड्स है ना वो प्रोवाइड कर देंगे। जी लतीफ साहब अभी आप प्लीज बताइए। अस्सलाम वालेकुम जी। First of all, ji, let me appreciate your effort for such a detailed and comprehensive session. Actually, my basic aim to take this session or workshop was to refresh all those different terms and these different project management, risk management strategies. Just my aim was to refresh those different things. And you basically categorically elaborated each and everything in a very comprehensive manner. So I am really thankful to all of you, to your team and to your organization for arranging such a wonderful session for us. Thank you so much. सर थैंक यू वेरी मच। सर आप लोगों जैसे कॉम्पिटेंट और एक्सपीरियंस्ड और नॉलेजेबल लोग जब आते हैं और उनके साथ ये इंफॉर्मेशन भी हम शेयर करते हैं, so it is also a pleasure for us that you take out time, because in our society there is very less understanding of capacity building exists, but we are trying that we can increase this capacity building sessions for everyone. Sir Fazle Mukim is doing an मैं क्या कहूँगा outstanding efforts for sharing the information knowledge, और उनकी बहुत ज़्यादा sacrifices हैं, but माशाल्लाह he is doing an excellent job, और इंशाल्लाह ताला will keep updating more and more sessions for you, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। So any one of you if you want to add something, so otherwise we can move for the closure of the session. चलें, thank you so much everyone. Take best care of yourself. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला we'll meet sometime else. So take care. Allah Hafiz. Thank you, ji. Thank you very much. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Thank you, sir. Allah Hafiz.